Please attach something. We both are here to host today's program. कहते हैं कि एक अच्छी किताब 100 दोस्तों के बराबर होती है। कहते हैं कि एक अच्छी किताब 100 दोस्तों के बराबर होती है और एक अच्छा शिक्षक एक पूरी लाइब्रेरी होती है। शिक्षक केवल हमें किताबी ज्ञान ही नहीं देते, बल्कि वह हमारे दोस्त, दार्शनिक व मार्गदर्शक भी होते हैं। स्टेट नहीं छोड़ना चाहते हैं कि अपना जिला नहीं छोड़ना चाहते, क्योंकि मैं लोगों के साथ जब काम करती हूँ तो देखती हूँ बच्चे जब आते हैं, गांव के बच्चे विशेषकर आते हैं तो कहते हैं कि मैम ऐसी नौकरी मिल जाए जो, अभी धमतरी में काम कर रही हूँ, तो बच्चे बोलते हैं मैम ऐसी नौकरी मिल जाए जो हमारे गांव के पास हो, शहर के पास हो। जब बच्चों को हम लोग बोलते हैं कि रायपुर तक आपको जॉब करने जाना है, तो बच्चे रायपुर भी नहीं जाना चाहते हैं। और एक बड़ी बात और है, हमारे यहाँ हम लोग बहुत संतोषी जीवी हैं, एकदम संतुष्ट रहते हैं। थोड़ा सा छोटा सा जीवन हो, सुख हो, घर परिवार से बाहर नहीं आना चाहते हैं। पर अगर आपको अपने परिवार को आर्थिक रूप से समृद्ध करना है, उनको आगे बढ़ के लेना है, आगे बढ़ाना है, तो इस क्राइटेरिया से हमको बाहर निकलना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा, अपने शहर, अपने गांव और अपने देश को भी छोड़कर अगर आपको काम करना पड़े तो इसका जरूर फायदा उठाइए और अपने जो क्राइटेरिया है ना उससे बाहर निकलिए। दूसरे स्टेट के लोगों को आप देखिएगा, बिहार वाले हमारे स्टेट में आ गए, साउथ वालों को देखिएगा, पूरे दूसरे अरब कंट्री में चले गए हैं, मलेशिया चले जाइए, वहाँ साउथ के लोग मिलेंगे, साउथ के लोग सब जगह चले गए, महाराष्ट्र के लोग बाहर आ रहे हैं, उनका स्टेट आगे बढ़ता जा रहा है, हमारे स्टेट क्यों पीछे रह रहा है अभी तक? हम क्यों? जो कि खनिज संसाधन हमारे जैसा कहीं पे नहीं है, इतने संसाधन है, फिर भी हम आगे नहीं बढ़ पा रहे, क्योंकि हम बोलते नहीं है, अपनी भावनाएं प्रकट नहीं करते हैं, मुखर नहीं हो पाते। मेरा यही कहना है कि जितना कोशिश कर सकते हैं ग्रुप में, जब भी आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, ग्रुप डिस्कशन कीजिए, निबंध की तैयारी कीजिए। जब भी कोई न्यूज़पेपर आप लोग पढ़ते हैं तो उसके 2-3 पॉइंट मैं बताना चाहूंगी जो आप जरूर पढ़िए। न्यूज़पेपर के सामने के हिस्से जरूर पढ़िए, क्योंकि उसमें समाचार मिलता है आपको। आपको जो जनरल नॉलेज क्वेश्चंस आते हैं वो उसमें से आते हैं। जो संपादक लिखते हैं संपादकीय हिस्सा, वो आप लोग संपादकीय हिस्सा जरूर पढ़िए, क्योंकि उससे आपकी निबंध जो लिखने की क्षमता है वो बढ़ेगी। पीछे की जो खेल समाचार वो पढ़िए, क्योंकि खेल से कोई ना कोई जनरल नॉलेज क्वेश्चंस आते हैं, वो पढ़िए। जब भी आपको सॉल्व करने मिलता है, चाहे वो तर्क शक्ति संबंधित हो, बौद्धिक शक्ति संबंधित हो, कोई भी क्वेश्चन जो आपको मिलता है उसको फ्री टाइम में आप लोग सॉल्व कीजिए। तो तर्क शक्ति वाले जितने क्वेश्चन है वो आप लोग कर सकते हैं। जो बच्चे आर्ट्स के हैं उनको भी बहुत मेहनत करने की आवश्यकता रहती है, क्योंकि गणित में अगर हम वीक हैं तो गणित के क्वेश्चन सभी जगह बैंक्स में हो या SSC में हो या PSC का भी एक पेपर रहता है गणित का, तो उसमें हमको मेहनत करना पड़ता है। तो गणित पे आप लोग ध्यान दीजिए, तभी आप ये सब पेपर आप लोग सॉल्व कर पाएंगे। ये तो सामान्य बातें हैं। मैं अपने विभाग की 2-4 बातें और बताना चाहूँगी। हमारे विभाग से हमेशा पहले तो हम लोग जो शासकीय विभाग की नौकरियां होती थी, क्लास 3 के होते थे या क्लास 4 के थे, रोजगार कार्यालय के माध्यम से हम लोग नाम भेजते थे। अब चूंकि व्यापम आ गया है, बहुत सारी परीक्षाएं आयोजित करने वाली संस्थाएं आ गई जो एग्जाम कंडक्ट करती हैं, तो हम लोग निजी क्षेत्र की नौकरियों के लिए प्रयास कर रहे हैं। आप लोग सिर्फ ये मत सोचिए कि सिर्फ शासकीय नौकरी में ही आप आगे बढ़ सकते हैं। मैं मानती हूँ कि निजी क्षेत्र में थोड़ा ज्यादा मेहनत रहता है, टाइम उनका बहुत फिक्स रहता है, लेकिन सैलरी भी उतना ही अधिक बढ़ती है। मेरे जितने देवर हैं मैं उनको देखती हूँ, सभी प्राइवेट सेक्टर में हैं, और हम पति पत्नी दोनों हम लोग शासकीय सेवा से हैं, लेकिन उनकी सैलरी हमसे ज्यादा हो गई आजकल, हमसे ज्यादा। मतलब हर साल, हर 4-5 साल में वो नौकरी बदल लेते हैं, नई कंपनी में चले जाते हैं, नया सीखते हैं और आर्थिक रूप से हमसे बहुत आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये मानती हूँ कि संघर्ष भी उनके जीवन में, कि उनको लोगों से ज्यादा मिलना पड़ता है, ज्यादा सीखना पड़ता है, नए टूल सीखने पड़ते हैं, जो हम लोग जहाँ पे है वहीं पे है, बहुत आगे नहीं बढ़ पाए हैं। अभी काफी कुछ हमारे डिपार्टमेंट में, अब विभाग में होने लगा है कि ई-ऑफिस शुरू हो गया है, पर वो सब लोग पहले से कर रहे हैं। तो ये प्राइवेट सेक्टर में नौकरी का यही फायदा है कि शुरुआत में तो सैलरी बहुत कम रहती है, कि पहला साल आप जब जॉब कर रहे हैं तो आपको 5,000 मिल रहा है, 8,000 मिल रहा है, 10,000 मिल रहा है। और शासकीय नौकरी में एक फिक्स सैलरी है कि आपको इतना मिलेगा,
आपके 20 साल बाद भी आपको थोड़ा सा और ज़्यादा मिलेगा, बाद में पेंशन मिलेगा, ये फायदा है। लेकिन अगर प्राइवेट सेक्टर में आप जॉब करते हैं तो अगर आपने मेहनत कर लिया तो आपकी सैलरी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और अगर आप प्राइवेट काम भी करते हैं, खुद का काम करते हैं या खुद का कोई व्यवसाय भी करते हैं, तो देख लीजिए सिंधी समाज वालों को देख लीजिए, अग्रवाल समाज वालों को देख लीजिए, वो लोग कितना अर्न करते हैं जो हम नहीं कर पा रहे। छत्तीसगढ़ के लोग हम बस अपना सेवा वाला काम कर रहे हैं, सेवा की फील्ड में जो है नौकरी कर रहे हैं, इस टाइप का काम कर रहे हैं, पर कोई व्यवसाय के क्षेत्र में हम लोग काम नहीं कर रहे हैं। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है कि इस क्राइटेरिया के ऊपर भी सोचिए कि आपको व्यवसाय के क्षेत्र में जाना है, क्योंकि हम लोग वैसे भी बहुत पोलाइट रहते हैं, तो जो बिजनेस का काम है हम लोग कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं इस फील्ड पे। इस क्षेत्र के लिए भी सोचिए, और जो निजी क्षेत्र के रोजगार है उसके लिए भी सोचिए, क्योंकि शासकीय सेवा एक फिक्स है कि कुछ लोगों को नौकरी मिलेगी। अगर 1.5 लाख नौकरी कर रहे हैं, 1.5 लाख लोग परीक्षाएं दे रही हैं कोई भी एग्जाम पास करने के लिए, तो उसमें कुछ लोग सफल होंगे, बहुत कम परसेंट है। जब पीएससी भी इंटरव्यू देने जाते हैं हम लोग, तो कितने लोग एग्जाम देते हैं, लाख से ऊपर एग्जाम देते हैं, फिर 15% को मेंस एग्जाम को लिया जाता है, फिर 3% एक बात के विरुद्ध 3 लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, उसमें से एक व्यक्ति सफल। तो इसलिए इस फील्ड में अगर आपको शासकीय नौकरी करना है तो आपको डेली का जो जीवन है उसमें अपनी पढ़ाई को अहमियत देना है, अपना एक समयबद्ध कार्यक्रम लेके चलना है कि आपको ये पास करना है, तो उतनी मेहनत करना है। और एक बात है कि जीवन में सफलता असफलता दोनों लगी रहती है। कभी कभी हम असफल हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, पर निराशा भी जीवन का एक अंग है। अगर बुरे दिन चल रहे हैं तो जीवन में कभी ना कभी अच्छे दिन भी पलट के आते हैं, ये तो मेरा खुद का अनुभव भी है, तो ये होता है। तो इसलिए कभी निराश मत होइए, मेहनत करते रहिए और हमेशा अपने लक्ष्य के लिए लगे रहिए, अपने प्रतिभाओं को निखारिए, जो भी आपकी क्षमता है, जितनी भी है, जैसी भी है। क्योंकि किसी के पास ऐसा हम मानते हैं कि कम बुद्धि है, किसी को लगता है, किसी को कुछ चीज़ें बहुत जल्दी याद होती हैं। कोई मेरे साथ मेरी क्लासमेट थी, अभी डॉक्टर है वो बैंगलोर में, तो वो और मैं जब भी साथ में पढ़ते थे तो मैं उसको देखती थी, बुक्स वो खोल लेती थी और बस एक बार वो रीडिंग करती थी और मैं उससे पूछती थी याद हो गया तुझे, तो बोलती थी हाँ याद हो गया। और मुझे रट्टा मारना पड़ता था, कितनी बार पढ़ना पड़ता था उसको, तब मुझे याद होता था। तो वो तो है, भगवान की देन है, किसी को जल्दी याद होता है, किसी को कम याद होता है, पर जो लोग मेहनत करते हैं, लगे रहते हैं, वो कभी असफल नहीं होते। चाहे किसी के पास बुद्धि ज़्यादा हो कम हो, वो मेहनत नहीं करता तो कभी सफल नहीं होगा। और अगर आप मेहनत करते हैं, लगे रहते हैं किसी विषय के लिए या किसी भी परीक्षा के लिए, तो आप लोग निश्चित रूप से सफल हैं, ये मेरा मानना है। और अपने विभाग के बारे में थोड़ा सा ये बताना चाहती हूँ कि हम लोग प्लेसमेंट कैंप करते हैं निजी क्षेत्र के रोजगार के लिए। इसके साथ हम लोग वोकेशनल गाइडेंस करते हैं, जो स्कूल के बच्चे हैं या कॉलेज के बच्चे हैं, बहुत ग्रामीण क्षेत्र में विशेषकर मुझे बहुत अच्छा भी लगता है ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों में जाना, बच्चों को क्या कैरियर है, कैरियर का क्या ऑप्शन है ये बताना, ताकि जिन बच्चों को बिल्कुल पता नहीं है कि क्या कैरियर ले सकते हैं, वो 12th के बाद क्या कर सकते हैं या 10th के बाद क्या कर सकते हैं, या आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तो वो क्या पढ़ाई कर सकते हैं, कहाँ उनको निःशुल्क शिक्षा मिल सकता है, या ऐसे कोर्स क्या हैं जो बहुत कम फीस में जो पढ़ सकते हैं, ये सब बताना हमारा काम वोकेशनल गाइडेंस का। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं बच्चों को स्कूलों में जाना बहुत पसंद भी करती हूँ, और ये व्यावसायिक मार्गदर्शन का काम हमारा है। और हमारे रोजगार में अभी तो रोजगार ऐप आ गया है जो आप लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और रोजगार कार्यालय में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। बहुत सारे व्यापम की पोस्ट जब ऐसे निकलते हैं, कहते हैं कि रोजगार कार्यालय में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, तो उस ऐप के माध्यम से आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। दूसरा है हमारे यहाँ पोर्टल है एक, ई रोजगार cg.gov.in हमारा पोर्टल है, जिसमें हम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन रोजगार कार्यालय में कैसे कर सकते हैं इसके बारे में है। इसके अतिरिक्त जो भी प्लेसमेंट कैंप हमारे होते हैं रेगुलर हर जिले का, उसका डिटेल्स हमारा आता है, तो उसके माध्यम से आप भी ई रोजगार पोर्टल के माध्यम से आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।
जो प्लेसमेंट कैंप या रोजगार मेला हो रहा है उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। अभी कुछ दिनों बाद एक राज्य स्तरीय रोजगार मेला होने वाला है, जिसमें कम से कम 10,000 वैकेंसी हम लोगों ने कलेक्ट किया है और ये अक्टूबर 9 या 10 तारीख को है। इसमें नॉन टेक्निकल पोस्ट का एक दिन होगा और टेक्निकल पोस्ट के लिए एक दिन का रोजगार मेला हम लोगों ने रखा है। तो ई रोजगार पोर्टल में आप लोग इसमें देख सकते हैं कितनी सारी वैकेंसी आ गई है। हर ऐसी संस्थाएं जहां 50 से अधिक वैकेंसियां हैं उनको हमने इसमें कलेक्ट किया है और इसका हम डिस्प्ले कर रहे हैं। तो आप लोग और आपसे संबंधित जो भी बच्चे हैं वो उस पोर्टल में जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में नौकरी नहीं भी करना चाहते हैं तब भी आप उसमें अपना फॉर्म भरिए, इंटरव्यू दीजिए, उससे आप अनुभव कलेक्ट करेंगे। आप अपने सरकारी नौकरी के अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो प्राइवेट सेक्टर में भी एक बार इंटरव्यू दीजिए, तो आप लोग जानेंगे कि आपको इंटरव्यू कैसे देना है, कैसे आपका प्रेजेंटेशन होना चाहिए, कैसे आपको अपने आप को प्रस्तुत करना है, ये सब चीज़ें आप लोग सीखेंगे। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है कि रोजगार पोर्टल में आप लोग एक बार देख लीजिए कि उसमें लिखा हुआ है कि अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो रजिस्ट्रेशन कराइए रोजगार कार्यालय में। अगर आप वैकेंसी देखना चाहते हैं तो उसका डिटेल भी आप लोग को मिलेगा, तो उस पोर्टल में जाइए और एक बार चेक कीजिए। एक पोर्टल और है जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, वो NCS पोर्टल है, नेशनल कैरियर पोर्टल, जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। नेशनल कैरियर पोर्टल एक ऐसा पोर्टल है, ये NCS कहलाता है। NCS एक ऐसा पोर्टल है जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया है। वो सारे देश के जो भी वैकेंसीज है निजी क्षेत्र के, उसमें जो नियोजक है, मतलब जो नौकरी देना चाहता है वो अपना रजिस्ट्रेशन कराता है और जो नौकरी प्राप्त करना चाहता है वो भी अपना रजिस्ट्रेशन कराता है। तो अगर किसी प्राइवेट सेक्टर के नियोजक को लगता है कि इसका बायोडाटा आया है इस पे, तो वो खुद इंटरव्यू के बुला के उनको पद पे भर सकते हो। तो ये एक NCS पोर्टल है, वो भी आप लोग देखिए। जिनको नहीं पता उसके बारे में उनको बताइए और उसमें रजिस्ट्रेशन करवाइए। उसमें कैरियर काउंसलिंग होती है। दोनों ही पोर्टल में जो हमारी रोजगार का पोर्टल है उसमें भी आधार कार्ड की अनिवार्यता रहती है, क्वालिफिकेशन तो आपकी एंट्री होगी ही। और जो NCS पोर्टल है उसमें भी आधार कार्ड की अनिवार्यता रहती है। तो इन सब चीज़ों के माध्यम से आप लोग फोन के माध्यम से इसमें दोनों में अपना रजिस्ट्रेशन कराइए। जो नहीं जानते उनको बताइए ताकि इसका फायदा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हो जाए। और कुछ जानना चाहते हैं कि आप लोग मेरे से बताइए। खोल रहे हैं तो एक बार वो पोर्टल का लिंक खुलवा के। हाँ, मैं वही चाह रहा था मैम, पहले ई रोजगार का, ताकि बच्चों को जो है ना ऐप भी, अगर ये ऐप भी जो है पता चल जाता बच्चों को, तो इन लोग सब अपने इसमें डाउनलोड कर सकते। देखिए तो मैम वही है कि e-rozgar.cg.gov.in यही है क्या? एक बार खोल दीजिए, हाँ क्लिक कर दीजिए। ये लॉगिन कर सकते हैं, इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं है, रुकिए मैम, पासवर्ड पहले को आप बताइए मैम, आप बताइए थोड़ा सा इसमें, क्योंकि ये प्रैक्टिकल होगा थोड़ा सा। हाँ जी, ये आपका रोजगार में, हाँ, ये आपका रोजगार पंजीयन मेला पंजीयन प्रक्रिया रहती है, इसमें डिटेल्स सब दिया हुआ है। शायद पहले लॉगिन करना पड़ेगा ना? हाँ जी जी। और पोर्टल के बारे में डिटेल यहाँ बताया जाएगा। ये पोर्टल के बारे में, हाँ जी। ये पोर्टल के बारे में अलग अलग, हाँ, कैरियर मार्गदर्शन का भी पोर्टल में सारा दिया हुआ है, देख लीजिए। गेट के एग्जाम सब देखिए, इंजीनियरिंग वगैरह सब दिया हुआ है, अग्निवीर का, सबका, एनडीए का, नीट का, जी हाँ। सबका दिया हुआ इसमें है। आप कैरियर के बारे में जान सकते हैं। हाँ SSC अलग है। उसके बाद रोजगार मेला रोजगार लगता है, में जो भी वैकेंसीज रहती हैं उनके बारे में। आगामी रोजगार मेला, वही बात है। ये अरे अभी अभी शुरू हुआ है, ज्यादा समय नहीं हुआ है। 10 तारीख को राजनांदगांव में है। हाँ जी, हाँ, जिनका है अपने खुद का वो डालते हैं। हाँ और स्टेट लेवल का भी देखिए कहाँ कहाँ वर्क हो रहा है। ये कहाँ पे हो रहा है, फायरमैन के लिए, सिक्योरिटी गार्ड के लिए, सिक्योरिटी सुपरवाइजर के लिए, अलग अलग के लिए हो रहा है। ठीक है, ये बहुत अच्छा मैम आपने एक चीज बताया। ये रोजगार ऐप भी है। हाँ, ऐप है जो फोन पे आप लोग डाउनलोड कर सकते ऐप खोलिए, बोला ऐप द्वारा पंजीयन खोलिए। हाँ, ये छत्तीसगढ़ रोजगार ऐप। हाँ ये आप लोग ना, ऐसा रहेगा, है ना? हाँ जी। हाँ। ये आप लोग ऑफिस में नहीं आना पड़ेगा। हाँ। पहले ऑफिस में सब रजिस्ट्रेशन होता था, हाँ, हाँ। फोन पे आप लोग कर सकते हैं। मेरे फोन पे भी डाउनलोड ये किया हुआ वो है। मैसेज देखिएगा। हाँ इसमें जो भी आप लोग फॉर्म पूरा भरेंगे उसमें आपका आधार कार्ड का रजिस्ट्रेशन रहेगा
फिर आपका मेल आईडी बनेगा, उसके बेस उसपे पे आप सर उसका रजिस्ट्रेशन थोड़ा सा करेंगे। लोगो दिखाइए तो, हाँ वही वाला लोगो, हाँ वो लो दिखा लीजिए, हाँ बस ये इस तरह का ये आप लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हाँ। हैं, ठीक है। फिर अपने प्लेस कभी भी देख और सकते एक एनसीएस बोली मैम, सेंट्रल गवर्नमेंट NCS नेशनल कैरियर NCS गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नेशनल कैरियर सर्विस। नेशनल कैरियर सर्विस ये है। जॉब सीकर्स रजिस्टर यहाँ पे करना हाँ पड़ेगा। सबका रहता है इसमें, जॉब सीकर्स का भी रहता है, एम्प्लॉयर का भी। एम्प्लॉयर का भी रहता है। सर अभी एक आई गॉट करके आया है जिसपे बहुत सारे हाँ कोर्सेज वो तो हम लोग का कंपलसरी है, जी। हाई गॉड कर्म योगी कर्म प्लेसमेंट हो गया। जी, सबके जी, लिए और सिंगल विंडो। हम लोग तो नहीं है। ये जॉब सीकर्स के लिए देखिए जॉब्स फॉर डिफरेंटली हाँ, एबल्ड, differently. जॉब्स फॉर एक्स सर्विसमैन, गवर्नमेंट जॉब्स, जॉब्स फॉर वुमेन, इंटर्नशिप, वर्क फ्रॉम होम, सब देखिए। और ये ऑथेंटिक रहेगा ना, हाँ जी। जो हम जो है गवर्नमेंट का पोर्टल है, GOV.in हाँ। घर खेत बेच के कोई सेंट्रल गवर्नमेंट क्लर्क का नौकरी लगा देगा, चपरासी की नौकरी लगा देगा, वो चक्कर नहीं है ना। वो चक्कर से बाहर हो जाएगा। भी है, वोकेशनल गाइडेंस भी रहता है इसमें, पीजी भी रहता है। दलाल लोग जो लाखों रुपए इधर करते हैं, वहाँ जाने की जरूरत नहीं, इसी में जाओ। ये अलग अलग उसमें लैंग्वेज भी है शायद, इंग्लिश के नीचे ये लैंग- गवर्नमेंट इधर जॉब इधर के इधर हैं। ये लैंग्वेज वाला जहाँ वो है कॉलम इधर पुष्पेंद्र जी Right, लैंग्वेज sir. वाला कॉलम बोल रहे हैं। हाँ, इंग्लिश वाले के पीछे सर कॉर्नर में सर ये हाँ इंग्लिश के बाजू हाँ देखिए बाकी सारी हिंदी language- देखिए। पूरा हिंदी नेशनल होगा। पे हाँ अलग नेशनल अलग पे है तो आप भाषाएं हिंदी में भी हिंदी बहुत है, सारी हिंदी है, चीजें हाँ। देख सकते हैं ये हिंदी पूरा में हिंदी। पूरा पूरा हिंदी में आ पूरा रहा एरिया में अंतर्राष्ट्रीय नौकरियां भी। हाँ हाँ बहुत हमारे स्टेट गवर्नमेंट में भी अभी नहीं हुआ ये। वही सब तो बोले ना कि अंतर्राष्ट्रीय देखिए क्या नौकरियां नहीं है, हुई। है हम लोग पर मालूम ही फिर नहीं भी, रहता। लोकल यही पर लेवल मेरे को पे लगता है रोजगार समाचार ये सब मुफ्त में पढ़ सकते हैं, रोजगार समाचार जी, भी। जी, जी। हाँ जो हम लोग पहले जो मैम बोल रही थी रोजगार निर्माण खरीदना पड़ता था, सीमा मैम वाली को, ऑनलाइन वो जरूरत नहीं है। काउंसलर ढूंढे, कैरियर खोजे, कौशल स्किल, स्किल्स हाई स्किल के लिए भी मतलब सारा हाँ कुछ है। स्किल्स के भी प्रोग्राम करते हैं हाँ, इसमें रहेगा। पूरा कंप्लीट गाइडेंस ठीक है छोड़ दीजिए पुष्पेंद्र सर। मेरा एक मैम से क्वेश्चन है। जी। मैम आप हालांकि ये व्यक्तिगत जानकारी होगी, लेकिन आपने बातों में बताया कि आपने भी संघर्ष किया, आपको भी काफी असफलताएं मिली। मैं इसीलिए बोलना चाह रहा था मैम, क्योंकि क्या होता है हम लाख वो अमिताभ बच्चन के में वो जो कविता सुनने की कोशिश करने वाले की हार नहीं हाँ, होती, जी, जी, जी। लेकिन होता क्या है कि जब व्यक्ति के अपने पर गुजरता है उनको लगता है हम तो कुछ नहीं कर पाएंगे, हम तो असफल हो गए। तो मैं मैम चाहता हूँ आपके जो जीवन का संघर्ष था, कैसे आप क्या असफल हो रही थी और किस तरह से ये हुआ, अगर तो उसको शेयर साझा कर पाए, अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो नहीं प्लीज कोई करें। आपत्ति नहीं है। बच्चे कुछ एक भी हाँ। बच्चा अगर मुझसे कुछ सीखना बस चाहता बस है तो वही बहुत उद्देश्य अच्छा वही है लगेगा। मैम कि मैं वो चाहता हूँ कि मंच पर जो आए वो भी असफल हुए थे जी, जी। और उन्होंने भी फिर उस असफलता को चुनौती मानकर स्वीकार किया उसी चीज को। मैं अपने जीवन के बारे में यही बताऊंगी कि मेरे माता पिता ने उनका यही प्रयास था, क्योंकि मैं बहुत छोटी जगह से आई हूँ। कोरबा के पास एक छोटी सी जगह है, गांव जैसे। SCCL में मेरे फादर कोल माइंस में थे, तो वहाँ वो जॉब करते थे। उन्होंने ITI किया था, उसके बाद अप्रेंटिसशिप किया है, फिर उनको कोल माइंस में जॉब लग गया। मैं अपने पिताजी का जीवन देखती हूँ तो मैं उनसे बहुत प्रेरणा ग्रहण करती हूँ, क्योंकि मेरे फादर के फादर नहीं रहे, मतलब थे ही नहीं। जब वो पाशी में थे तब वो मेरे दादाजी की डेथ हो गई थी। तो वो पढ़ना इतना चाहते थे कि बिल्कुल छोटे से गांव में रहते थे, तो जहाँ वो पढ़ते थे हॉस्टल में रहते थे। और जब खेती बाड़ी का समय आया था, क्योंकि जब उनके फादर नहीं थे, दादाजी मेरे नहीं थे, तो वो स्कूल से छुट्टी लेके आते थे। जब खेती करने का समय रहता तो छुट्टी लेके वो खेती बाड़ी करने आते थे, फिर वापस जाके वो पढ़ाई ज्वाइन करते थे। ऐसे मेरे फादर के जीवन था। तो उन्होंने शिक्षा का महत्व समझा, क्योंकि वो सबसे बड़े बेटे थे, तो उन्होंने पढ़ाई की जो भी उनसे संभव हुआ। उन्होंने 11th पढ़ा या 12th पढ़ा, उसके बाद ITI किया और टेक्निकल जॉब उनकी लग गई SCCL में, कोल माइंस में। तो उन्होंने शिक्षा का महत्व समझा, तो अपने छोटे भाई बहनों को भी पढ़ाया मेरे पिताजी ने।
तो इसलिए हम लोग 4 भाई बहन थे, तो हम लोगों को उन्होंने शिक्षा पे बहुत ध्यान दिया और वो चाहते थे कि बच्चे अच्छी पढ़ाई करें। और चूंकि मैं जहाँ पढ़ती थी वहाँ पे शिक्षा के संसाधन अच्छे नहीं थे, तो उन्होंने मुझे शुरू से हॉस्टल में पढ़ाया। मैं क्या बताऊँ अपने जीवन के बारे में, मैं क्लास तीसरी से मैं पूरे कॉलेज तक पीजी तक मैं हॉस्टल में पढ़ी। घर में कभी नहीं रही मैं, क्योंकि मेरे फादर चाहते थे कि हमारे पास जो स्कूल था वहाँ शिक्षा अच्छी नहीं थी, तो वो चाहते थे कि हम अच्छे से पढ़ाई करें। तो हमारे सभी चारों भाई बहन, हम लोग, मेरे एक ब्रदर है, हम लोग 3 बहनें हैं, हम लोग सब बाहर पढ़े हैं। सबको हमको ऐसी जगह उन्होंने भेजा कि हॉस्टल में हम रहें, पढ़ाई अच्छी हो। तो इसका ये पॉजिटिव है कि मुझे मतलब डर नहीं लगता किसी चीज़ से, बहुत ज़्यादा डर नहीं लगता है और घबराती भी नहीं मैं किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा। सबसे बड़ी बात है जो आप कमी बता रहे थे यहाँ घर प्रेमी वाला, वो आपको ऐसे ही नहीं है इसका मतलब, क्योंकि जी हम सिंगल नहीं रहा। हाँ, क्लास तीसरी से सोचिए ना कितनी छोटी होंगी। हाँ, मैं 5 साल से मैंने पढ़ना शुरू किया है, तो 7 साल की रही हूँ। पहले तो 1 महीना बहुत रोई थी, मुझे याद है। नहीं, मेरी दोनों दीदी सब दीदियाँ लोग पढ़ने जाती थी, तो मेरे से जस्ट बड़ी दीदी थी, वो बोलती थी हम लोग हॉस्टल पढ़ते ना, खाना बहुत अच्छा ऐसा मिलता है। मुझे लगता था खाना अच्छा मिलता है, क्या अच्छा मिलता है, तो मैं भी जाती हूँ। तो जब मेरी दीदियाँ जब ट्रेन के लिए जाती थी ना, तो मैं पीछे पीछे दौड़ाती थी, मैं भी जाऊँगी, मैं भी जाऊँगी। मेरी माँ चाहती थी, मैं सबसे छोटी थी, घर में रह के पढ़ेंगे, लेकिन मेरी इच्छा होती थी कि अच्छा ये लोग अच्छी जगह पढ़ रहे हैं, अब मुझे घर में रखे हैं, ये लगता था। तो मैं पीछे पीछे दौड़ाती हूँ, और मुझे कोई पकड़ने आता तो मैं पत्थर से मारती मत छूना मेरे को, ऐसा कि मेरे को हॉस्टल जाना है। तो रो रो के ऐसी हॉस्टल में चली गई, क्लास 3rd से चली गई। जब वहाँ पता चला, अरे बाप रे क्या खाना मिलता है, 1 महीना तो बहुत रोई 1 महीना तो बहुत रोई। मेरी माँ मेरे को लेने आ गई थी कि इसको ले चलो भाई, घर ले चलती है, नहीं रहने वाले। फिर पूछी मेरी मदर की, रह जाओगी? तो मैंने हाँ रह जाओ, ठीक लगा, अच्छा लगा, दोस्त मिल गए थे, छोटे छोटे बच्चे सब दोस्त बन गए थे। मैंने हाँ रह जाओ। फिर मैंने 3rd 4th 5th बहुत छोटी जगह से पढ़ी हूँ, बहुत ही छोटी जगह है, कुनकुरी से आगे एक ऐसी जगह है जहाँ हॉस्टल था, पढ़ाई अच्छी होती थी नो डाउट, पर वहाँ पैदल जाना पड़ता था क्योंकि मिशनरी स्कूल था। तो वहाँ 3 किलोमीटर पैदल चल के हम लोग हॉस्टल में पहुँचते थे और फिर वहाँ रहते थे हॉस्टल। तो मैं 5th तक वहाँ पढ़ाई की। उसके बाद मेरे से सबसे बड़े सिस्टर थी, उनको साइंस पढ़ना था, उस स्कूल में साइंस नहीं था, तो वो उनको फिर हम लोग को अंबिकापुर लेके गए, मतलब पेरेंट्स भेजे जहाँ की साइंस पढ़ सके। तो बाकी हम लोग बहनें वहीं पढ़ते थे। चूँकि मेरे एक भाई थे, तो पेरेंट्स ने हम लोगों को, चूँकि आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, हम लोगों को हिंदी मीडियम पढ़ाया और मेरे भाई को इंग्लिश मीडियम पढ़ाया उन्होंने, एक बेटा ऐसा करके। तो मेरे ब्रदर यहीं से पढ़े हैं, होली क्रॉस से, जो बैरन बाजार है वहाँ से पढ़ाई की। फिर उन्होंने साइंस कॉलेज से पढ़ाई की। और चूँकि पेरेंट्स पढ़ाई के लिए बहुत ध्यान देते थे, तो बहुत अच्छी बात है कि मेरी एक बड़ी दीदी डॉक्टर है, यही मेडिकल कॉलेज से पढ़ाई की उन्होंने। एक दीदी मेरी इंजीनियर है, वो यहीं रायपुर से पढ़ा उन्होंने। और पहले पेरेंट्स चाहते थे साइंस पढ़े, तो मुझे भी धक्का मारे थे साइंस पढ़ो। पर थोड़ी मैं मनमौजी थी और थोड़ी लाडली भी थी, तो मैं बोली नहीं पढ़ूंगी साइंस, मैं तो आर्ट्स पढ़ूँ। पता है मेरे को अच्छा लगता था आर्ट्स पढ़ना, तो फिर मैंने आर्ट्स में पढ़ाई की। मेरे पेरेंट्स को लगता था ये तो पढ़ती नहीं है, बहुत मस्ती करती है, क्योंकि बहुत दोस्त थे मेरे। और पूरे समय मुझे याद नहीं, शायद 8th स्टैंडर्ड तक तो मैं बिल्कुल पढ़ाई नहीं करती। अगर कोई पेपर है तो 2 घंटे पहले पढ़ के जाती थी कि हाँ पेपर देना पड़ेगा, ऐसा। तो वैसे करके फिर स्कूल में सब बोलते भी थे प्रिंसिपल्स की, दोनों बहनें तो इसकी अच्छी पढ़ती है, छोटी वाली नहीं पढ़ती थी, बिल्कुल बहुत मस्ती करती है। फिर जब घर में स्थिति देखी कि बड़ी दीदी डॉक्टर बन रही है, एक दीदी इंजीनियर बन रही है, भाई साइंस लेकर पढ़ रहा है, बस इसको इंग्लिश मीडियम पर पढ़ाएं, तो मुझे घर में कंपटीशन मिलने लगा कि इसका क्या होगा, ये छोटी वाली पढ़ती नहीं, इसका क्या होगा, ऐसा। तो फिर बहुत देर से आया, शायद 11th 12th आते आते दिमाग में आने लगा कि शायद अब पढ़ना पड़ेगा। पढ़ाई से बिल्कुल मन नहीं लगता था, भागती थी पढ़ाई से मैं, पर ये लगा कि शायद अब पढ़ना पड़ेगा। और फिर मैंने धीरे धीरे पढ़ना शुरू किया। कॉलेज आते आते दिमाग में आ गया कि PhD देना है, और लाइब्रेरी से थोड़ा प्यार हो गया था,
बहुत लाइब्रेरी में बैठती थी, बुक्स मैगजीन जो भी मिल सकते थे हम लोगों को। मेरे ख्याल से जो भी समय आती थे, धर्मयुग आता था वो बहुत पढ़ती थी मैं। ये सब चीज़ें पढ़ना शुरू किया मैंने कॉलेज में, और फिर पीजी में यही यूनिवर्सिटी से मैंने पढ़ाई की है रविशंकर से। तो यहाँ की पढ़ाई भी बहुत अच्छी होती थी, प्रोफेसर्स बहुत अच्छे थे, लाइब्रेरी यहाँ की बहुत अच्छा था। तो पीजी करते करते मेरे साथ मेरे भाई भी पीएससी दे रहे थे, तो हम दोनों ने साथ में पीएससी दी। और मैंने एक एग्ज़ाम दिया था पहले, पीजी जब फाइनल ईयर में थी तो एक जेआरएफ का एग्ज़ाम दिया था, जूनियर रिसर्च फेलोशिप का एग्ज़ाम दिया था। तो चूँकि बुक्स बहुत अच्छे नहीं मिले थे और तैयारी भी मेरी बहुत कम थी, सही बात तो यह है कि मेरी बिल्कुल तैयारी नहीं थी, तो उस एग्ज़ाम में मैं फेल हो गई थी जेआरएफ के पेपर में, और वो मेरा क्लियर नहीं हुआ। पर पीएससी मैंने शुरू से तैयारी की थी, तो मेरा पहला अटैम्प्ट पीजी जिस साल एमए मैंने फाइनल ईयर दिया, उसी साल पीएससी का पहला पेपर दिया था, जो प्रीलिम्स का पेपर होता है, वो मेरा क्लियर हो गया था। और फिर मेंस का पेपर दिया। एमपीएससी था कि मैं? हाँ, एमपीएससी। फिर मेंस का पेपर आया तो मेंस की भी तैयारी की। मैं और भैया साथ में पढ़ते थे और दोनों ही तैयारी करते थे साथ साथ में। फिर भैया और मैंने दोनों साथ में मेंस दिया, मेंस क्लियर हो गया मेरा, भैया का भी हो गया। फिर इन दोनों में इंटरव्यू रहा, इंटरव्यू भी हम लोगों का साथ में था, मेरे से 4 दिन बाद भाई का था, दोनों ने साथ में क्लियर किया। और उस साल हम दोनों ने साथ में पास किया। मैं मेरे ब्रदर ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर जो होता था वो उन्होंने क्लियर किया, तो एक साथ हम दोनों ने परीक्षा पास की। बस यही है मेरे जीवन में, क्या बताऊं। और एक बात और बताना चाहती हूँ, अपने मेरे जीवन से एक बात आप लोग और सीख सकते हैं कि लाइफ बहुत कुछ सिखाती है। मुझे खाना बनाने नहीं आता था क्योंकि सारी जिंदगी हॉस्टल में रही, चाय बनाने के बाद कुछ नहीं आता था। और मेरी जब शादी हुई तो मुझे जॉइंट फैमिली मिला और फिर बहुत चीज सीखना पड़ा। तो जीवन इस तरह हमको, मैं बिल्कुल परिवार में कभी नहीं रही, और उसके बाद मुझे जॉइंट फैमिली में रहना पड़ा। तो वहाँ फिर मैंने धीरे धीरे सीखा, जो फील्ड मेरे छूट गया था। मुझे लगता था खाना बनाना सबसे कठिन काम है जीवन का, ये लगता था। मतलब पीएससी पास करना तो ठीक है, लेकिन खाना बनाना सबसे कठिन काम। तो ये सबसे बड़ा मेरे लिए था। तो लेकिन मेरी जो बड़ी भाभी थी वो बहुत अच्छी थी, उन्होंने मुझे हर चीज, मतलब उनका मैं सर खाती रहती थी, सब्जी में नमक कैसे डालें, उसको कितना बार चलाएं, ऐसा करती। तो ऐसा ये भी एक जीवन का अनुभव है कि धीरे धीरे मैंने खाना बनाना सीखा, और फिर मतलब परिवार में रहना और खाना बनाना, साथ में रहना, जॉइंट फैमिली में रहना, ये सब सीखा। तो जीवन इसलिए आपको अलग अलग तरह की परीक्षाएं देती हैं। उधर पढ़ने का मौका मिला तो इधर परिवार में रहना मैंने सीखा। तो ये जीवन का अनुभव रहता है। और एक सच्ची घटना मैं आपको बताना चाहती हूँ। मेरी एक फ्रेंड है, पहले वो पढ़ने में ठीक थी, LLB किया था उसने और वकालत भी उसने की थी। उनके हस्बैंड क्लास 2 गजेटेड ऑफिसर थे और वो महिला बाल विकास में क्लरिकल ग्रेड में थी। तो उनके हस्बैंड बोलते थे कि आप पढ़ने में अच्छी हो तो जज का एग्जाम दे दो, जज का एग्जाम दे दो। मेरी फ्रेंड ने, उनको मन ज़्यादा लगता नहीं था। फिर बाद में अपने हस्बैंड के कहने पर उन्होंने जज की परीक्षा दी, और जिस साल जज की परीक्षा उन्होंने अपनी दी, परीक्षा पास किया, उसी साल उनके हस्बैंड की डेथ हो। तो ये सोच लीजिए कि जीवन आपको, लाइफ आपके मतलब लाइफ इतनी परीक्षाएं देती है अलग अलग टाइप की। हालांकि उन्होंने मेहनत किया और जज बन गई। और जब उनका जज का रिजल्ट आया, जिस महीने उनके हस्बैंड की डेथ थी उसी महीने उनके जज का रिजल्ट आया, वो जज बन गई। अभी तो शायद बालोद में है, कहाँ मुझे याद नहीं है। तो आपको अगर छोटी सी नौकरी भी मिल जाती है तो उस पर संतुष्ट होकर मत रहिए। मेरी फ्रेंड के जीवन से मैं ये सीखती हूँ कि और आगे बढ़िए, क्योंकि हो सकता है जिम्मेदारी आपकी बढ़ जाए, जीवन में परीक्षाएं अलग टाइप से आए। तो मेरे यही कहना है कि जीवन बहुत परीक्षाएं लेती हैं, तो इसके लिए आप अपने आप को हर संघर्ष की तैयारी रखिए। अगर आप आर्थिक रूप से सक्षम रहोगे तो अपने परिवार को, समाज को, खुद को भी आगे लेके जाओगे। धन्यवाद। मैम, थैंक यू सो मच। आपने बड़ी ही खूबसूरती से अपने जीवन की बातें हम सबके समक्ष रखी। थैंक यू सो मच एंड वी विल ट्राई आवर बेस्ट।
अब मैं बुलाना चाहूंगी सीमा मैम को, वो भी अपनी बातें हम सबके समक्ष रखें। गाँव में मैं डॉक्टर सीमा मिश्रा, मैं अभी पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में जॉइंट डायरेक्टर के पद पे हूँ और हमारा एक प्रशिक्षण केंद्र है निमोरा, वहाँ पर मैं पदस्थ हूँ अभी। हाँ जी। मैं क्या बोलूँ, मैं भी बहुत छोटी जगह से पढ़ाई लिखाई की। मैं बलौदा बाजार की रहने वाली हूँ। तब बलौदा बाजार बहुत पुराना तहसील था, लेकिन छोटा सा गांव है बोलना चाहिए, अभी तो खैर डिस्ट्रिक्ट बन गया। तो मेरा पूरी पढ़ाई लिखाई सब कुछ बलौदा बाजार से हुई। हमारे साथ भी एक संघर्ष ये रहा कि मैं, चूँकि पहले ये होता था कि यदि 70% 10वीं में आ गए तो टीचर बोलता था साइंस ले लो, उससे कम है तो आर्ट्स ले लो, हमारी कोई चॉइस नहीं होती। टीचर ही एडमिशन करा देता था कि आप होशियार लगते हो भाई तो साइंस में चले जाओ, आप थोड़े से पढ़ने में नॉर्मल हो तो आप आर्ट्स में चले जाओ। तो पेरेंट्स का उतना रोल नहीं रहता था। और तो मेरा चूँकि परसेंट अच्छा आया था 10वीं में, तो टीचर ने बोला साइंस ले। अब साइंस तो ले लिया, लेकिन साइंस स्ट्रीम में केवल बायोलॉजी था वहाँ पर, आगे मैथ्स वगैरह कुछ भी नहीं था। मुझे मैथ्स में थोड़ा सा इंटरेस्ट था, लेकिन चूंकि चॉइस नहीं थी आर्ट्स और साइंस, तो साइंस में बायो था, लेकिन मुझे थोड़ा सा डिसेक्शन कटिंग फटिंग से बहुत डर लगता था। लेकिन चूंकि साइंस पढ़ना था और डर भी था इन सब चीज़ों को, लेकिन फिर भी आँख मूंद के साइंस ले लिया। तो उस समय बायोलॉजी और जूलॉजी दो अलग अलग, बॉटनी और जूलॉजी होता था। धीरे 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 कभी मेंढक काट रहे हैं, कभी खरगोश काट रहे हैं, लेकिन वो अच्छा नहीं लगता, अंदर से एक डर रहता था। तो मैंने बीएससी किया बलौदा बाजार कॉलेज से, और उसके बाद बीएससी करने के बाद बीएससी में भी अच्छे परसेंटेज आए। तो यहाँ रविशंकर आए हम लोग देखने यूनिवर्सिटी में कि एमएससी करना है तो कहाँ से कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। तो यहाँ एडमिशन हो गया यूटीडी में। मेरा सब्जेक्ट था मेरा केमिस्ट्री एमएससी के लिए। वही घर की जो पहली बार छोड़े रहते हैं घर, तो पहली बार हम बलौदा बाजार से रायपुर के लिए निकले। एडमिशन भी हो गया, हॉस्टल में रहना भी शुरू कर दिए, लेकिन होम सिकनेस इतना था और इतना रोना आता था और कुछ भी समझ नहीं आता था। ऐसा लगता था अपने शहर में हम सबसे ज़्यादा होशियार, सबसे ज़्यादा ब्रिलियंट, मतलब कहीं भी नाम होता था तो सीमा वाजपेयी ऐसा। लेकिन जब यहाँ आए तो लगा अरे हमारे ही जैसे यहाँ तो हजारों बच्चे हैं, इनसे कैसे कॉम्पीट कर पाएंगे, कैसे करेंगे। तो बहुत रोना भी आता था और क्लास में कुछ भी समझ नहीं आता। टीचर पढ़ाता था, लगता था कुछ पढ़ा रहा है, लेकिन कुछ भी नहीं समझ में आता। उसका मेन रीज़न था मीडियम। हिंदी मीडियम के बच्चे थे, इंग्लिश कभी, और जनरली छोटी जगह में इंग्लिश के कभी टीचर नहीं होते, कभी नहीं होते। ग्रामीण एरिया में तो इंग्लिश के कभी कोई टीचर नहीं मिलते आपको। तो यही सब था। और उसके बाद हमने यहाँ एडमिशन लिया, और उसके बाद तो हालत बुरी थी, रोज रोते थे, रोज करते थे। मुश्किल से 2 या 2.5 महीना यहाँ रुके होंगे। उसके मेरे साथ बलौदा बाजार की 2-3 और दोस्त थी। हम सब ने प्लान बनाया, अरे यार नहीं रहते हम, सब बोरिया बिस्तर बांधे और वापस घर। पेरेंट्स डांटे भी भाई, बड़े मुश्किल में तो एडमिशन होता है यूनिवर्सिटी में, अच्छे नंबर थे, हो गया था। पता नहीं क्या था, जो भी था, घर वापस चले। अब घर गए हैं तो भाई उस साल को कैसे मैनेज करें या कैसे करें, क्या करें। तो जितने एग्जाम निकले बीएससी के बाद, जितने भी, चाहे बैंक के हो चाहे किसी के भी हो, कुछ भी निकलता था सबको भरते। यहाँ तक कि उस समय शिक्षा कर्मी जैसी चीजें थी उसको भी भरते थे सब जगह, और हो भी जाता था। पेरेंट्स को बताते भी नहीं थे। और उसके बाद उसी साल मैंने बीएड का वो आया तो बीएड दिया। बीएड हुआ तो बीएड में हो गया सिलेक्शन गवर्नमेंट कॉलेज, यहाँ पर गवर्नमेंट उसमें बीएड कॉलेज में। और वहीं पर पुष्पा चौधरी से हम लोग की एक साथ मुलाकात। पुष्पा ऐसी थी कि उसका पीएससी में उस समय हो चुका था, केवल उसकी पोस्टिंग नहीं आई थी, तो टाइम पास करने के लिए उसने बीएड ज्वाइन कर लिया। तो हम लोग सब एक साथ बीएड किए, खूब मस्ती किए, खूब मजा भी आया। और बीएड तो ऐसी संस्थान है जहाँ हर प्रकार की एक्टिविटीज होती थी। तो बीएड हो गया, अब बीएड भी हो गया, भाई अब क्या करें। तो उसके बाद ये था कि अब कुछ ना कुछ तो पीजी करना चाहिए। तो
पीजी कैसे करें, एक बार तो एडमिशन में साइंस में हो चुका था, घर भाग गए थे, तो ऐसा कुछ लगा कि ऐसा कुछ करें जो अपने शहर में कोशिश करके की जा सकती। मुझे थोड़ा सा लिटरेचर में इंटरेस्ट था शुरू से, तो मैं शुरू से 12th के बाद से ही मैंने काफ़ी सारे लिटरेचर में हर प्रकार की किताबें हिंदी मीडियम की पढ़ती थी। तो मैंने लगा मुझे कि मुझे इंटरेस्ट है, तो मैंने MA हिंदी का प्राइवेट फॉर्म भरा। तो प्राइवेट फॉर्म भरा तो फर्स्ट ईयर तो मुझे कोई कॉलेज में जानता नहीं था, लेकिन मेरे पूरे यूनिवर्सिटी में सबसे ज़्यादा नंबर थे प्राइवेट होने के बाद में। फिर मैंने MA किया, तो MA में मैं यूनिवर्सिटी की टॉप लिस्ट में गोल्ड मेडल के लिए मेरा नाम आया और मैं हिंदी में गोल्ड मेडलिस्ट हुई। जब मैं यहाँ पर गोल्ड मेडल लेने आई यूनिवर्सिटी में, तब मैंने आजू बाजू वालों से पूछा, जब सब लोग गोल्ड मेडल लेने आए थे, कि आप लोग क्या कर रहे हैं। कोई बोला कुछ कर रहे, कोई बोला कुछ करे, किसी ने बोला कि हम लोग PSC की तैयारी कर रहे हैं। तो मुझे वो ये PSC होती क्या है, उसने फुल फॉर्म बताया, ये करीब 98 की बात है। तो उसने बताया कि इस प्रकार की परीक्षा होती है। क्योंकि हम लोग छोटी जगह से थे और मैं अजंता बुक डिपो कंटिन्यू जब भी मुझे मौका मिलता था मैं आती थी वहाँ सदर में, और वो दादा मेरे पहचान के थे, तो मुझे वो बोलते थे कि बेटा जा, तेरे को जो पुस्तक निकालनी निकाल ले। तो मैं चढ़ चढ़ के ऊपर नीचे उनके पूरे उसमें बुक शॉप में चढ़ चढ़ के पुस्तकें निकालती थी। मैं गई यहाँ से, मुझे यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडल मिला, मैं वहीं से सीधा गई अजंता बुक डिपो और मैं बोली दादा आज बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे PSC को एग्जाम होता है, तो बोले हाँ होता है करके। तो मैंने कहा कि दादा पिछले साल की PSC का जो भी आपके पास सिलेबस है मुझे दे दीजिए। अच्छा, उस समय तक आपको PSC1 पता ही नहीं पता, नहीं पता। 98 की बात बता रही हूँ। जी। तो मैंने कहा जो भी आपके पास पेपर है मुझे दे दीजिए। तो बोले कि इसमें ऐसा ऐसा होता, उन्होंने मुझे समझाया कि ऐसा परीक्षा होता है, ये लेना पड़ता, वो लेना पड़ता। मैंने कहा आज अब मुझे सिर्फ सिलेबस दिखी और सिलेबस लेके मैं घर गई और घर जाके देखी तो मैंने कहा अरे मैं तो साइंस वाली हूँ, इसमें तो सब सब्जेक्ट आर्ट्स के लग रहे हैं, साइंस के लिए मैं कहाँ से बुक्स लाऊंगी, क्या करूँगी, कैसे करूँगी। तो मैंने, आप मानेंगे नहीं, 1 महीना केवल मैंने सिलेबस स्टडी किया और सिलेबस पढ़ने के बाद मैंने सोचा इतिहास पढ़ सकती हूँ शायद मैं, तो मैंने इतिहास का कुछ पढ़ा। फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे थोड़ा सा पब्लिक एड में इंटरेस्ट था क्योंकि राजनीति और ये वो उसमें मजा। एक्चुअली मेरे फादर MLA थे तो राजनीति हमारे घर में शुरू से थी, तो मुझे लगा इसमें हो सकता है, तो मजा आए, नहीं समझ में आया। फिर मैंने समाज शास्त्र जो विषय था उसको ऐसा लगा मुझे कि मैं खुद से रह के बिना किसी कोचिंग के, बिना कुछ के, मैं अपनी मेहनत से वो एग्जाम क्लियर कर सकती हूँ। तो मैंने समाज शास्त्र पढ़ा, उसके अंदर फिर आई यहाँ, उससे मैंने समाज शास्त्र की पूरी बुक्स निकलवाई, बुक ली और मैंने ऐसी तैयारी की समाज शास्त्र की कि मेंस भी मेरा उसी में देना है मुझे। आप मानेंगे नहीं, 3 महीने की तैयारी में मैंने PSC का एग्जाम दिया, फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा वो क्लियर हुआ। उसके बाद मेंस में ये हुआ कि मेंस में क्या सब्जेक्ट ले, क्योंकि 2 सब्जेक्ट हाँ, सही बात, क्या लूं जो तैयारी कर सकूं। तो मुझे याद आया मुझे हिंदी में तो इंटरेस्ट है और मैंने MA हिंदी भी किया है। मैंने हिंदी सब्जेक्ट लिया जो कि बहुत टफ था उस समय, क्योंकि नंबर हिंदी में नहीं, लेकिन चूंकि जो भी था, क्योंकि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं थे, तो मैंने हिंदी में MA किया था, तो उसी सब्जेक्ट को मैंने लिया और मैंने एग्जाम दिया। और चूंकि मेरा रिटर्न में काफी अच्छे मार्क्स थे और मेरा जब इंटरव्यू हुआ तो 2000 की बात है, जबकि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश अलग अलग हो गया था। तो हमको इंटरव्यू में जो छत्तीसगढ़ वाले, उस समय बहुत चला भी था पेपर, हमें बहुत कम मार्क्स मिले इंटरव्यू में। इंदौर गई मैं इंटरव्यू देने, मैंने कोई कोचिंग नहीं ली थी, कुछ भी नहीं लिया था, कुछ भी नहीं, मुझे कोई नॉलेज नहीं था किसी चीज का। जब मैं वहाँ गई तो पापा मेरे बोले कि मॉक 1-2 अटेंड कर लो, उससे थोड़ा समझ में आएगा कि कैसे इंटरव्यू दिया जाए। जब मैं वहाँ गई मॉक लेने और देने, तो मुझे लगता था सबसे गधी बच्ची मैं हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, कॉन्फिडेंस भी बहुत नील था, कभी ऐसा निकले नहीं थे जो भी रहा होगा। मुझे लगा नहीं, कुछ नहीं हो पाएगा। फिर भी 2-3 दिन जाके उनका मॉक अटेंड किया मैंने। उन लोग बोले कि साड़ी पहन के जाना चाहिए इंटरव्यू में। मैंने साला हालत तो ऐसी खराब है, इतनी डर लग रहा है, ऊपर से साड़ी कहाँ से संभलेगी। मैंने कहा नहीं, मुझे जो कंफर्टेबल ड्रेस लगती है वो मैं पहन के जाऊँगी। इंटरव्यू देने गई, उस समय
पैनल जो भी रहा होगा 7 लोग का पैनल था। मेरा इंटरव्यू करीब 1 घंटा चला, जिसमें उन्होंने काफ़ी सारे छत्तीसगढ़ के बारे में और बहुत सारे क्वेश्चन। हो गया सब कुछ। उसके बाद उस समय तो फ़ोन भी नहीं थे, कुछ भी नहीं था। महिला दिवस 8 मार्च मुझे आज भी याद है, 2001 की बात, 2000 की बात है कि 2001 की बात है। 8 मार्च को मेरे पास टेलीफोन आया वहाँ से, इंदौर से, कि आपका सिलेक्शन हो गया है। मुझे तो बिलीव ही नहीं था कि ऐसे टाइप की परिस्थिति में कुछ होगा और सिलेक्शन हो जाएगा। और उस समय वीडियो नहीं होता था, उस समय होता था CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इन जनपद पंचायत। उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ। इस प्रकार की जर्नी थी। क्योंकि बीच में 95 के बाद मैंने शिक्षा कर्मी ज्वाइन कर लिया था। मैं 5 साल तक टीचर भी थी, है ना। साथ में मैं पढ़ाने भी जाती थी और कोचिंग की तैयारी थी। बस एक ही मोटो है कि जो भी करो बेटा बहुत ईमानदारी से करो, किसी को दिखाने के लिए कुछ नहीं करना है। मैं पढ़ रही हूँ, मुझे पता है, किसी को कहीं कुछ शो करने की जरूरत नहीं है। और एकदम लग जाओ। 10 से 12 घंटा यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो मैं ये नहीं कहती कि किसी का सिलेक्शन किसी चीज़ में नहीं होगा। सिर्फ ईमानदारी से पढ़ाई कीजिए, दिखावे में नहीं कि हम पोस्ट डाल रहे, ये कर रहे, वो कर रहे हैं। बस यही है। और आज मैं प्रमोशन होते होते अभी मैं जॉइंट डायरेक्टर हूँ। और हम लोग का RD का बहुत बड़ा विंग है, उसमें अलग अलग विंग में मैंने हर तरफ का काम किया है। कभी मैं आवाज़ भी देखती थी, कभी मैंने नरेगा में भी काम किया, कभी मैंने लाइवलीहुड मिशन में भी काम किया है। उसके बाद अभी मैं जो हूँ रोजगार वाले उसमें हूँ। और हमारे यहाँ पर जो है प्रशिक्षण जो होता है, हम लोग मेन जो है पंचायत के जो प्रतिनिधि होते हैं उनको प्रशिक्षित करते हैं। और हमारा बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है जहाँ पर बहुत बड़ा प्रशिक्षण होता है। एट ए टाइम हम लोग 500 से 600 लोग को रुकवाने की भी व्यवस्था है और पूरा ट्रेनिंग। ये मेरी जर्नी है और जो भी है ये था। लेकिन लाइफ हर एंगल पे, हर जगह आपको सीखने का मौका देती है। तो सीखिए, सीखने की कहीं पर भी, कहीं से भी, चाहे प्यून से लेके किसी भी व्यक्ति से भी कोई सीखने मिल रहा है तो सीखना जरूर चाहिए। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम। आपने अपने लाइफ की जर्नी बड़ी खूबसूरती से बताया। जैसा कि हम देख रहे हैं कि किसी की भी लाइफ बिना संघर्ष के आगे नहीं बढ़ी है। और मैम यही कहना चाहती है कि हम आगे बढ़ें, कभी ना रुकें। अगर हमें कहीं पर ऐसा लग रहा है कि हम कुछ नहीं कर सकते, वहाँ पर आप पॉजिटिव सोचें और आगे बढ़ें, कहीं पर भी ना रुकें और कोशिश करिए। छोटे से काम से बढ़ते बढ़ते हम बड़े काम में भी जा सकते हैं, इसलिए कभी भी हार ना माने। थैंक यू सो मच मैम। इसके साथ मैं राजीव सर को बुलाना चाहूँगी। बिना उनकी वाणी सुने यह जो कार्यक्रम है वो अधूरा ही लगेगा। प्लीज वेलकम। बहुत धन्यवाद तृप्ति, आप और सोनल बहुत ही अच्छा एंकरिंग कर रहे हैं। और मुझे बहुत खुशी है कि मुझे लग रहा था कि पहले लगता था, इनफैक्ट आज भी ऐसा हुआ कि मैम आ गई, पुष्पा मैम, और मैं नहीं आऊँ तो कौन यहाँ पर इंट्रोड्यूस करेगा मैम को या कौन बोलेगा। इन लोग लगभग ऐसा सोच लिए थे कि अब मेरे बिना कोई बोलेगा नहीं। लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि अब रिप्लेसमेंट मेरा तैयार हो गया है तृप्ति और सोनल के रूप में। और ये गिरीश सर का ही मेहनत है, मुझे लगता है कि उन्होंने सब बच्चों को, है ना। और मैं सबसे पहले जो है हमारे जो है क्लास में गिरीश मिश्रा सर का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, जो हमारे उन्होंने ही जो है जिम्मेदारी संभाली है। क्योंकि शायद हम लोगों को लगता है कि उस तरह से हम लोग काम नहीं कर पा रहे थे ढंग से, तो सर आए और उन्होंने ये लिया, बीड़ा उठाया कि युवा को जो है धीरे धीरे जो रसातल में जा रहा था उसको फिर ऊंचाई पर पहुंचाना है। और इसीलिए गिरीश सर का बहुत धन्यवाद। और मैं हमारे क्लास में ही आए और हमारे शुरू से युवा से जुड़े हुए, जब क्लास युवा जो है शुरू हुआ था जिस दिन से, उस दिन से हमारे साथी मेरे बड़े भाई श्री चंद्र कुमार साहू जी हमारे क्लास कर रहे थे, उनका भी मैं दिल से स्वागत करता हूँ। इसके बाद आपने आज एक वीडियो देखा होगा जिसमें और उस समय वीडियो देखते समय मेरे बात दिमाग में आ रहा था कि लगभग 8-10 साल पुराना वीडियो था। नए उसके बाद बहुत सारे डेवलपमेंट हो गए थे, लेकिन इस वीडियो को जो स्वतः मैंने स्फूर्त प्रेरणा से, कोई
ना स्क्रिप्टिंग का ना कुछ अपने हिसाब से जो बनाया था, है ना, श्री अविनाश सिंह जी ने, वो आज हमारे बात करने से मैं निवेदन करने के आए और आपके विषय पर हमारा जो इस बीच में आने और 10 साल में, क्योंकि आपने देखा होगा वीडियो जो लास्ट में चलते चलते लास्ट में रुक गया था, ऐड आ गया, है ना। दरअसल उसमें क्या है, अविनाश जी बोलते हैं कि आने वाले आगामी 12 जनवरी को हम एम्स में रक्तदान कार्यक्रम करेंगे, ये उसमें सेंटेंस था, क्योंकि उस साल हम लोग करने वाले थे। और एम्स रायपुर में पहली संस्था जो रक्तदान की है वो हमारी संस्था युवा ने की है, इतनी बड़ी एम्स। और अविनाश जी के बारे में आप लोगों को परिचय कराऊं। अविनाश जी लगभग 1 लाख करोड़ से ऊपर का जो एक पानी में जो चलने वाला जहाज होता है, बड़े जो मालवाहक जहाज, उसके समझिए कैप्टन है ना। बहुत नीचे से सेलर से इन्होंने शुरू किया और धीरे धीरे करते हुए अपने जिजीविषा, दृढ़ निश्चय और कड़ी मेहनत से परिश्रम करके, है ना, जबकि ये एक छोटी सी जगह खनपुरी में, वहाँ कोई बताने वाला नहीं, कोई गाइडेंस नहीं, उसके बाद भी करते हुए, और मैं समझता हूँ आसपास में शायद जिस स्कूल में पढ़े या युवा से जुड़े, शायद हमको लगता है इतनी ऊंचाई पर शायद ही आज तक कोई पहुँचा होगा जिस ऊंचाई पर आज अविनाश जी पहुँचे, और यहाँ पर हमारे बीच में मौजूद है, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। उसके अलावा आज के जो हमारे दोनों जो वक्ता, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि आज मार्केटिंग का युग है कि आप साबुन कर देंगे तो कंघी फ्री मिलेगा, उस तरह से पुष्पा मैम की वजह से आज हमें सीमा मैम की फ्री मिलेगी। सीमा मैम की जैसे सर बोल रहे थे कि सीमा मैम का स्वागत कीजिए, मैं बोला रहे सीमा मैम का तो हम लोग सोच के रखें कि संडे डेडिकेटेडली इनका हम लोग क्लास करेंगे, लेकिन थैंक यू पुष्पा मैम, आपकी वजह से हमें सीमा मैम भी, अब दोनों सहेलियों का एक साथ आज एक ही दिन हो गया हमारे बीच में, और वाकई में दोनों ने, आप लोगों ने जो प्रेरणा और बताई चीजें, हम समझते हैं युवा में जितने भी आज तक वक्ता है उनमें सबसे सर्वश्रेष्ठ वक्ता हम लोगों को लगा। जीवन के अभाव में, संघर्ष में, और उस समय जब इंटरनेट की दुनिया नहीं थी, मोबाइल नहीं आया था, उस समय कैसे इन लोगों ने पढ़ाई किया, आप लोग कल्पना भी नहीं कर पाओगे। आज आप लोग मैम बोलते जा रही हैं और पुष्पेंद्र सर पीछे से कभी रोजगार ऐप निकाल दे रहे हैं, कभी वो साइट निकाल दे रहे हैं, और उस समय ऐप का ही नहीं, रोजगार निर्माण मध्य प्रदेश से निकलता था एक रोजगार से संबंधित पेपर, और रोजगार समाचार ये गुरुवार को आता था, रोजगार समाचार मंगलवार को आता था, और वही सच में आज तो दुकान भी अब रहा नहीं, जो जयस्तंभ चौक में वो सब अभी जो वहाँ पर अतिक्रमण में सब चला गया, इसे वहाँ से लोग दौड़ते थे। और इनफैक्ट परीक्षा का रिजल्ट भी मैम ने बताया कि मैम के इतने ऊंचे पोस्ट पर हुआ, इसलिए शायद फोन आया, ऐसे लोग शायद पेपर से ही देख के पता चलता था हमारा। मेरे पास तो आज भी कटिंग है पेपर जिससे मेरा नाम। और मैम ने बहुत, पुष्पा मैम ने तो बताया कि क्लास तीसरी से बाहर में, है ना। देखिए मैं एक छोटा सा, मैम ने जब बोला तो मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा इस बात के लिए कि आजकल जो है ना, जैसे कोटा में, विशाखापट्टनम में, हर जगह इंजीनियरिंग का, नीट का, जेई का, नीट के सबका एंट्रेंस मैंने कोचिंग में एडमिशन होता है, और उस कोचिंग में एडमिशन के लिए भी लोग जो है ना, कोचिंग में एडमिशन के लिए भी लोग माँ पिताजी पापड़ मिलते हैं। ये हाँ, ऐसा लगता है कि जैसे बच्चों का आईआईटी में सिलेक्शन हो गया, नीट में सिलेक्शन हो गया, पता नहीं। अविनाश जी आप कभी गए उस तरह, आप तो रहे हो विशाखापट्टनम, इस तरह सब में देखे हो। मैं एक बार ऐसे ही गया तो कोचिंग में, तो देखा कि वहाँ 100 सीट है और लगभग वहाँ 120, 30, 40 बच्चों का नाम है। मैं बोला अरे इतना लोग, आपको तो 100 ही है, बोलते हैं पढ़ाते हैं फिर 120, 30 का। तो बोले सर ऐसा है कि हम लोग के क्लास क्या होता है, जैसे एडमिशन हो जाता है, माँ पिताजी बच्चों को लेके एडमिशन कर देते हैं, उसके 1 सप्ताह बाद ही, जस्ट 1 सप्ताह बच्चे यहाँ रहते हैं एक्लिमेटाइज टाइप का, उसके बाद हम उन लोग को छुट्टी देते हैं, और छुट्टी देने के बाद बच्चे सब जो है अपने इससे फिर सामान वगैरह पैक करके घर से फाइनली फिर यहाँ आते हैं तैयारी करने के लिए, उन लोग जुड़ते हैं। तो मैं बोला फिर उसमें क्या होता है कि क्यों फिर आपने यहाँ पे 140 लिखे? तो बोले सर हम लोग को मालूम है कि उसमें से लगभग 20 से 40% बच्चे फिर वापस दोबारा नहीं आते हैं उस 1 सप्ताह की छुट्टी के बाद ही, है ना। क्योंकि क्या होता है, घर में रहना अलग बात है और घर से बाहर निकल के रहना अलग बात है। और मैं ये बात बता रहा हूँ उन बच्चों की जो मैच्योर्ड हो चुके हैं, 18 साल की उम्र हो गई है, जिनको अपना जीवन का लक्ष्य पता है, उनको आईआईटी करना है, ये करना है, वो बच्चे भी वापस आ जाते हैं, घर को नहीं छोड़ पाते। और ये पूरा सारे जगह में ये, और सोचिए क्लास तीसरी की बच्ची जो 7 साल का उम्र होगा, 6 साल की उम्र होगा, उस समय वो गई होंगी और पढ़ाई की होंगी, माँ पिता से तो उनको भी तो लगता होगा, कभी रोना आता होगा तो माँ का आंचल में सर छुपा के रोए या कहीं रोए, कभी गोद में उठ के बैठने लगे।
नहीं की, उन्होंने उस सुख को त्यागा, तो आज यहाँ पर है ना। हम लोग, मैं बार बार इसी चीज के लिए बोलता हूँ, भगवान राम के पास तो सारी सुविधाएं थी, दशरथ के पास क्या नहीं था, लेकिन उन्होंने भी बच्चों को अपने विश्वामित्र के साथ वन में भेजा। वन में भेजा, इसीलिए राम आज भगवान राम कर रहे हैं, है ना। इसीलिए मेरे को लगता है पुष्पा मैम इस ऊंचाई तक पहुंची, इसीलिए सीमा मैम इस ऊंचाई तक पहुंची कि उन्होंने बलौदा बाजार, मैं तो मैम जिस समय की बात कर रही, संजोग से मेरी पोस्टिंग 1994 में वहाँ पर बलौदा बाजार थी, और बलौदा बाजार से साहब को पता है वहाँ पर बसेड़ा गांव था, वहाँ पर थे। उसके मेरा एरिया जो है ना, एक काफ़ी दूर जो है यहाँ पर सरसीमा करके वहाँ तक मेरे एरिया था, जो कस्टोर से आगे होकर जाना पड़ता था। और वास्तव में बता रहा बिलाईगढ़ सब, तो मैं बता रहा हूँ इतना उस रास्ते में, जबकि कार उस समय तो बहुत कम संभव था, लेकिन उस कार में जाने के बाद भी ऐसा हालत हो जाता था कि एक बार जो आदमी गया, एक बार फिर दूसरी बार फिर वापस लौट के आने में हालत खराब है। ऐसा कुछ नहीं था, सिर्फ बलौदा में दुर्गा चौक में जो छोटा सा दुर्गा ट्रांसपोर्ट का था, बस और कुछ भी नहीं। ऐसे जगह से पढ़ के मैम यहाँ तक पहुँची। आज सोचिए निमोरा में जो इन लोगों का केंद्र है, और इससे सोचिए पूरे सब सारे विभागों का अब तो ट्रेनिंग भी निमोरा में होता है, और पंचायत विभाग का एक अलग निमोरा में उनका केंद्र भी है, और सभी सारी चीज़ें होती है। तो मैम आप लोग दोनों का तहे दिल से मेरा स्वागत है। उसके अलावा आज मैं साधना न्यूज़ से आई मेरी छोटी बहन महिमा मिश्रा जी का भी मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आप आई थी, आपने आके इंटरव्यू वगैरह लिया, ये सब किया, लेकिन उसके बाद भी इनके मन में थी कि नहीं सर आपका क्लास कैसा होता है, और मैं आपके बच्चों से भी मिलना चाहती हूँ कि उन्होंने इस दौरान क्या क्या किया, उनके मन में क्या भावना है, उसको हम जाने सीखें। तो ये फिर उसके बाद, जबकि इनको जरूरत नहीं था, वहाँ इंटरव्यू हो गया खत्म, जा सकती थी, लेकिन ये जो है बोले कि नहीं, मैं एक बार क्लास में भी जानना चाहती हूँ, मिलना चाहती हूँ। उसके लिए मैं आपका स्वागत करता हूँ महिमा जी, संजय का टाइम निकाल के। और उससे भी महिमा जी से भी अगर किसी को मैं ज़्यादा आज का धन्यवाद दूंगा या हृदय से अभिनंदन करूंगा, वो है मेरे मित्र विस्तार न्यूज़ के सौरभ तिवारी जी। सौरभ तिवारी जी से मेरा करते समझिए एक पत्रकार होने के नाते, और हम एक संस्था चला रही, बस इस नाते ही है। लेकिन सौरभ जी का देखिए, आज सौरभ जी पत्रकार की हैसियत से यहाँ नहीं आए क्लास में। उनके एक मित्र का हुआ है, रेलवे में हुआ है, आकाश भगानी जी, रेलवे में उनका सिलेक्शन हुआ है। और सौरभ जी जो है गाहे बगाए जब भी घर में, मुझे मालूम भी नहीं चलता है कि किस तरह से, जो युवा के बारे में मैं यही बता रहा हूँ, 25 साल में लोगों को लगता हुआ कि हमने कुछ हासिल नहीं किया, यहाँ पर 20 लोग हैं, 25 लोग हैं, लेकिन देखिए क्या हासिल किया। आज एक छोटा सा उदाहरण मैं सौरभ जी के रूप में देना चाह रहा हूँ कि वो मुझे जानकारी नहीं है, हम लोग कभी बात नहीं करते हैं, 6-6 महीने 1-1 साल कोई हमारी बातचीत नहीं। उसके बाद भी सौरभ जी प्रयास करते हैं हर जगह चर्चा करने के लिए, युवा के लिए। तो उसी क्रम में उन्होंने युवा के बारे में आकाश जी को बताया कि इस तरह से एक संस्था चलती है जो बच्चों के लिए सेवा भाव से कर रही है। तो उसमें फिर उन्होंने जो है, उन्होंने बोला उनको, और न सिर्फ बोला बल्कि उनको इंसिस्ट किया कि नहीं आपको आना है, और वो आए। उससे पहले वो आके यहाँ पर मौजूद हैं कि अपने मित्र को यहाँ पर हमको इंट्रोड्यूस कराएं, ताकि वो भी हम यहाँ पर क्लास कर सकें। सौरभ जी आपका तहे दिल से मैं धन्यवाद देता हूँ, सौरभ तिवारी जी का, इतनी अच्छी सोच। मैं सोचता हूँ कि संस्था जो है ना, कोई बड़ा तब तक नहीं बन पाता है जब तक इस तरह से सौरभ जी जैसे लोग ना हो। जैसे हम लोग अपने प्रयास से तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे जब तक इस तरह से हमारे जो है ना, जो चाहने वाले जो लोग हैं, जो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, सौरभ जी जैसे लोग, तो उस तरह से। आज हमारे बीच में एक और शख्सियत का मैं उदाहरण देना चाहूँगा कि रेलवे में, जब चूंकि बात भी रेलवे, इसीलिए मैं रेलवे की बात कर रहा हूँ। रेलवे में अभी तक आप लोगों ने 2 तरह की रेलवे में ट्रेनें चलती है, एक तो एक्सप्रेस ट्रेन यानी पैसेंजर ट्रेन जिसमें लोग सफर करते हैं, और दूसरा होता है मालगाड़ी, गुड्स ट्रेन। और गुड्स ट्रेन में क्या होता है, एक विडंबना है गुड्स ट्रेन में। गुड्स ट्रेन में एक आगे में इंजन रहता है जिसमें 2 लोग रहते हैं, ड्राइवर और असिस्टेंट ड्राइवर यानी पायलट को पायलट रहते हैं, 2 लोग आगे में इंजन में, और उसके लगभग 50-60 बोगी पीछे एक गुड्स का डब्बा होता है, गुड्स में गार्ड का डब्बा होता है। उस गार्ड के डब्बे में ना टॉयलेट होता है, ना बाथरूम होता है, ना पंखा होता है, ना बिजली होता है, कुछ नहीं होता। तो आज तक उसको रेलवे में माना जाता है कि उससे कठिनतम जॉब कुछ भी नहीं हो सकता है, और उस कठिनतम जॉब को ये माना गया था कि ये सिर्फ पुरुषों के लिए रिजर्व है, महिलाओं की इसमें नहीं हो सकती। और मुझे आप लोगों सबको बताते हुए बहुत गर्व हो रहा है
कि उस गुड्स गार्ड के रूप में अब उनका नाम बदल दिया है, ट्रेन मैनेजर कर दिया उसको, गुड्स गार्ड को। गुड्स उसमें पहली बार लड़कियों की भर्ती हुई कि ये माना गया कि अब लैंगिक समानता का समय है, पुरुष और महिलाएं सब बराबर है। और मुझे बताते हुए बहुत गर्व और गौरव का बात हो रहा है कि यहाँ पर कि हमारे साथ जो है हमारी क्लास की जमुना साहू जी ने, जो पहले महिला है जो गुड्स गार्ड के या ट्रेन मैनेजर आ जाइए अपने ताकि लोग आपको देख पाए, क्योंकि सौरभ जी और महिमा जी सब तो सेलिब्रिटी लोग हैं, इनको तो छूटना है, हमको ही कराने की जरूरत नहीं। लेकिन आज और इनका सबसे बड़ा दिक्कत होता है कि टाइमिंग का भी इनका बहुत ऑड टाइमिंग रहता है, कभी भी इनके पास कॉल आ जाता है। और इनके बारे में एक बहुत अच्छी बात मैं हमेशा बोलता हूँ, हालांकि शायद ये मेरे बोलने के कारण ही ये नहीं आती है क्लास में, आज फिर भी मैं एक बार बोलना चाहता हूँ आप सब लोगों को कि जमुना साहू जी जो है बचपन में पढ़ाई लिखाई में बहुत फिसकती थी। मैंने पढ़ाई लिखाई से कोई नाता नहीं था, लेकिन इनकी तमन्ना थी कि मैं जो है ना 10th हो गया, पास हो गई, 12th हो गई, तो अब मैं साइंस लेके पढ़ूंगी, है ना, तो साइंस लेके पढ़ूंगी। और मैं इस क्लास में जो लोग इस कहानी जानते हैं उनको ही पता है, बाकी पुष्पा मैम और सीमा मैम इतनी सीनियर ऑफिसर हैं, गिरीश सर भी इतने सीनियर हैं, लेकिन इसका बता नहीं पाएंगे इनका आंसर कि इन्होंने साइंस क्यों चुना करके, है ना। जैसे आप बोले कि आर्ट्स, उनको घर वाला बोले कि साइंस पढ़िए लेकिन आर्ट्स पढ़ लिए, इन्होंने साइंस ले लिया, मेढक और खरगोश को काटने इच्छा नहीं था फिर भी, लेकिन ये जो है ना साइंस ले ली, वो साइंस कोई नहीं बता पाएगा, मैं ही चूंकि कितना भी दे दो नहीं बता पाएंगे आप लोग। मैं ही बताना चाहता हूँ जमुना जी के बारे में। जमुना जी का साइंस लेने का उद्देश्य ये था कि साइंस लेके कम से कम, आर्ट्स में तो फिर भी बच्चे पास हो जाएंगे, साइंस लेंगे तो डेफिनेटली फेल होंगे, ये मैंने इनका उद्देश्य था। और फेल हो जाने के बाद इनकी थी कि जैसे गाँव में सब सहेलियों की शादी हो रही, मेरी भी शादी हो। इनका साइंस लेने का उद्देश्य था शादी जल्दी करना, है ना, कहीं ग्रेजुएशन 3 साल और पढ़ना पड़ जाए। और इनका जो पहला साल जो है इन्होंने जो मन में सोचा वो पूरा भी हुआ, इनका भगवान ने इनकी सुनी और फर्स्ट ईयर में फेल भी हो गई, है ना। बस अब इनको था कि घर वाले बोले बेटा अब हो गया बहुत, पढ़ाई छोड़ दो, है ना। लेकिन उस समय वही बोले, किसी के कुंडली में जो राहु और केतु कई बार शनि का प्रवेश हो जाता है, उस तरह से इनकी कुंडली में मेरा प्रवेश हो गया। और फिर इनको गाँव से रायपुर ले आया और यहाँ पर फिर पढ़ी और फिर ऐसा मेहनत की, ऐसा पढ़ाई की कि इन्होंने, है ना, फिर इन्होंने गुड्स गार्ड का इस तरह से कठिन और चुनौतीपूर्ण। और मैं बताऊं आप लोगों को कि जमुना जी का इस बात के लिए आप लोगों का जोरदार ताली चाहूंगा कि जमुना जी जो है रेलवे में जब इनकी हुई नियुक्ति, तब रेलवे में फिर एक नया सर्कुलर निकाला गया कि अगर महिला अगर ऐसा चाहती है ट्रेन मैनेजर के अलावा उस काम को कठिन और चुनौतीपूर्ण मानते हुए, अगर आप कैडर चेंज करना चाहते हैं, आपको ऑफिस में क्लरिकल पोस्ट में दे दिया जाएगा, आप अगर छोड़ना चाहें तो अभी भी मौका है। लेकिन जमुना जी ने बोला नहीं, मैं अगर इस काम को मुझे मिला है, मैंने लिया है, तो मैं इस काम को करूँगी। तो हमारे उसी तरह हमारे क्लास में जो है ग्वालियर से हमारे साथी द्रोहित सिवहरे जी भी आज हमारी क्लास में मौजूद हैं। द्रोहित सिवहरे जी के बारे में मैं ये बताऊं कि द्रोहित सिवहरे जी ग्वालियर में थे। जैसे जमुना जी के बारे में बताया, इनका भी वैसे क्रिकेट का शौक उस समय, और बीच में आप लोगों को याद हो एक वीडियो गेम्स भी बहुत चलता था, है ना। तो इन्होंने क्रिकेट वीडियो गेम्स में ऐसा अपने को झोंक दिया, जबकि घर की पारिवारिक आर्थिक स्थिति एकदम खराब। उसके बाद भी इन्होंने, समझिए, मैं वही बार बार इस सब चीज़ को बोलना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मैं अपने युवा के बच्चों को ही बताना चाहता हूँ कि बाहर वालों को मेरा कई बार अपमान करने का इरादा नहीं है, लेकिन सोचिए 7वीं 8वीं क्लास में जूते दुकान में काम करना और लोगों को जूते पहनाने का काम, चप्पल जूते की दुकान, मैंने नौकर के तरह काम करते थे। और आज जो है फिर वहाँ से घर वाले बोले कि यहाँ रह के भी इतना करने के बाद भी लड़का बर्बाद हो जाए, किस तरह रायपुर भेज दिए। फिर युवा में जुड़ा हुआ, और युवा में जुड़ा होने के बाद अपने मेहनत और लगन से इन्होंने इतनी एक नई इबारत लिखी और आज इंडियन ओवरसीज बैंक में सीनियर मैनेजर के पद पर पदस्थान आइए एक बार आइए जी, है ना। और अभी ऐसा है इन्होंने चमत्कार किया है कि अब हर क्षेत्र में जो है, अभी यहाँ पर तो इंडियन ओवरसीज बैंक के ऑफिसर एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल भी हैं पूरे छत्तीसगढ़ एमपी रीजन के, द्रोहित सिवहरे जी। आप लोगों को मिलाना चाहते हैं क्योंकि इन लोग पीछे बैठे हुए हैं, इसीलिए। इसके अलावा
हमारे क्लास में जो गरियाबंद में छोटे से गांव बमनी से, वहाँ से हमारे बीच में क्लास में आए हमारे साथ पढ़ने के लिए। और बमनी ऐसा जगह है कि आज भी जब उस गांव में जब इनके बड़े भाई की शादी हुई तो आधे लोग जो है रास्ते ही भटक जाते, कहाँ जाना है। इतना सुदूर गांव जिसका मुश्किल है, वहाँ से पढ़ के मेहनत करके और व्यापम जो छत्तीसगढ़ व्यापम के जो एग्जाम है, जो मैम जो से बोल रही थी पहले, रोजगार कार्य के माध्यम से पढ़ के व्यापम का तो राज्य स्तर परीक्षा होता है। दो बार व्यापम में टॉप 5 में अपना स्थान बनाने वाले श्री विकास सिंह जी अभी नगर पालिका परिषद इधर आ जाइए। आपको तो पीछे आप लोग सब बैठे हो तो क्योंकि आप लोग स्टार से हो तो इसलिए है ना, विकास सिंह जी हैं। और सर जो है इन्हीं के बारे में बोल रहे थे। हम लोग इनके कंठ में जो है माँ सरस्वती का वास है, बहुत अच्छा गाते हैं। लेकिन सर ने बताया कि इनके अंदर एक और वीडियो के माध्यम से पता चला कि डांस भी करते हैं, तो हो सकता है शायद आज शिक्षक दिवस में। ठीक है, थैंक यू, है ना। और एक जो है आज सही मायने में बोला जाए तो युवा जो आज चल रही है, अभी गिरीश सर हैं, ये सब है, लेकिन पिछले 15 सालों से जिस व्यक्ति के बदौलत युवा चल रहा है ना, वो है श्री देवलाल साहू जी। है ना, देवलाल साहू जी, आप 12वीं के बाद जो है राजीव कौनकेरा छोटे गांव से थे। अभी पिछले दिनों ही इन्होंने बताया, मुझे भी पता नहीं था। बचपन में इन्होंने जो है ना आसपास में कहीं कबाड़ बेच के कुछ करके इस तरह से करके अपना जो है पॉकेट खर्च या जो भी पढ़ाई के लिए खर्चे करते थे। और उसके बाद जो है ना आपने जो है 12वीं के बाद आए और सबसे पीछे क्लास में बैठते थे और सब सीनियर लोग आगे बैठते थे, जो लोगों को आता था। और देवलाल सर का कभी ये नहीं था कि मैं कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ या उनके से चुनौती देना, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन एक चीज़ इनके अंदर थी, वो है लगन। और दूसरा सबसे बड़ी बात है कि जो आज हम शिक्षक दिवस मना रहे हैं, है ना, मैं अक्सर यहाँ शिक्षक दिवस के दिन नहीं आता हूँ क्योंकि इस बार गिरीश सर का और इस सब का इन्वॉल्वमेंट था, तो मेरा आना ये था। मैं इसलिए नहीं आता था क्योंकि मेरा मानना था कि लोग जो है ना शिक्षक दिवस या गुरु पूर्णिमा को उसी तरह से पूजा करते हैं शिक्षक की, जैसे हम नाग पंचमी में नाग होते हैं, है ना। उस दिन तो हम नाग को दूध, सांप को दूध पिलाते हैं, बाकी सब दिन पत्थर मारते हैं। उसी तरह से है यहाँ भी शिक्षक, तो हम बोल तो रहे शिक्षक हैं, आज आके सब गुरु के बारे में सब लोग एक से एक बड़ा बात बोलेंगे, सब करेंगे, एक दूसरे को विश करेंगे, लेकिन मानता कोई नहीं, है ना, सब ये करते हैं। लेकिन अगर कोई अपने जीवन में 100 से भी ज्यादा अगर कोई परसेंटेज वो मानता हो सबका, तो गुरु का ये है। मेरे जीवन में यही है, उन्होंने अपने गुरु का 100% से ज्यादा मानना देखा मैंने किसी को अपने जीवन में। मैं भी शायद इतना नहीं अपने गुरु को मानता हूँ जितना इनको देखा मानते हुए, पूरे लगन और इससे। और आज वही कारण है कि यहाँ पर तो लगभग 550 से ज्यादा लोग ऑफिसर बन गए, बड़े बड़े, मैंने डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी और ये सब चीजें हैं। अभी एक परिचय करवाऊंगा एक शख्सियत की, रुचि जी का। रुचि जी पूरा प्रयास करती हैं उनको कि भाई वो युवा में सहयोग करें, किसी तरह से उनके बदलाव आ जाए उनके इसमें। लेकिन रुचि जी को भी आप समझ में आ गया कि कितना मुश्किल है। मैंने यहीं से पढ़े, यहीं से नौकरी हुई, और कई लोगों से, जैसे रोहित जी कैसे बोले, इनसे भी बुरी हालत में लोग थे, उनकी नौकरी हुई, बड़े अधिकारी पद पर हुए, लेकिन उन्होंने फिर युवा को पीछे झाँक के मुड़ के देखा। आज इसीलिए मैं जो है ना, आज ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आप लोगों को इतने लोगों से परिचय कर रहा हूँ। नहीं से फिर अगर सब लोग आ जाते फिर मुझे सुबह से शाम हो जाता था। लेकिन यही एकमात्र शख्स ऐसे हैं जो एक बार ये आए युवा में, मेरा हाथ पकड़ा और फिर उसके बाद छोड़ा नहीं हाथ से, और पूरा अकेले अपने दम पर पूरे युवा को हर मेरे जो कमियां हैं, मेरे बुराइयां हैं, उनको नजरअंदाज करते हुए, सब लोगों को जोड़ते हुए, सब अच्छा करते हुए। और इसीलिए भगवान जो है इनको ग्रेजुएशन से पहले, जब लोग ग्रेजुएशन के बाद नौकरी करते हैं, इनको ग्रेजुएशन के पहले ही सरकारी नौकरी, वो जो क्लास में सीनियर सामने बैठे रहते थे उनकी नहीं भी आज तक, लेकिन इनकी। और आज जो है बहुत कम उम्र में ही ओरिएंटल इंश्योरेंस में सीनियर मैनेजर के पद पर पदस्थ हैं। अभी एक विज्ञापन भी दिखा रहे थे ओरिएंटल इंश्योरेंस में, बीमा एजेंट को बता रहे थे कि मैंने ही इसको बनाया। तो ओरिएंटल इंश्योरेंस रायपुर के एक बहुत अभिनव और युवा के अभिनव के रूप में सर जो है बहुत बहुत और हमारे बीच में
एक जैसा अभी पुष्पा चौधरी और इनके जैसे बात बोला, उसी तरह से एक उन्हीं की टक्कर की, है ना। एक बच्ची जिन्होंने जीवन में दो, जिनको ये मिला, दो नौकरियां मिली। एक रायपुर में, छत्तीसगढ़ की रायपुर से, उन्होंने कभी रायपुर से बाहर नहीं गई, एक रायपुर में नौकरी मिली, एक यहाँ से दूर उत्तर प्रदेश में नौकरी मिली। तो मुझे लगा कि आम कोई और छत्तीसगढ़ी लड़की की तरह वो भी वही चाहेगी जैसे मैम बता रही थी, क्योंकि छत्तीसगढ़ी में और कुछ कॉमन हो नहीं हो, एक घर प्रेमी वाला वर्ड कॉमन है ना। लोग जान दे देंगे, लेकिन यहाँ पर मैम को आपको बताते हुए मुझे बहुत दुख हो रहा है, लोग एसएससी और बैंकिंग के एग्जाम इसीलिए नहीं देते हैं कि कहीं सिलेक्शन बाहर हो जाए। वो चाहते हैं व्यापम का देके छोटे से पोस्ट में यही रहे, लेकिन रायपुर में ही, मैंने आसपास छोड़ दिया। तो इस बच्ची ने जो है अपने इसको ये करते हुए उसने रायपुर की नौकरी को छोड़कर यूपी में, रायपुर में रेलवे में एज ए जेई की नौकरी हो गई थी, लेकिन वहाँ पर यूपी में लखनऊ में एज ए एई के रूप में, एई इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है ना, क्लास 1 ऑफिसर के रूप में नियुक्ति हुई। और मैं रुचि साहू जी का आज लखनऊ से हमारे बीच में आज शिक्षक दिवस के कार्यक्रम के दिन आप आए, रुचि जी आप आए। घर में कोई माँ पिताजी पढ़े, पढ़ाई का उनका जॉब कर रहे ऐसा नहीं है, ये बहुत ही साधारण परिवार से, लेकिन उसके बाद भी रुचि ने अपने इससे दिखा दिया कि कैसे वो जो है कर सकती हैं और एक लड़की कैसे आगे बढ़ सकती है। और उसके बड़ी बात अभी युवा में, जैसे मैं बता रहा था, सब लोगों को मोटिवेट कर रही हैं कि कैसे है युवा में कैसे, क्योंकि जान रही हैं हम लोगों को यहाँ पर युवा में लोग पैसों के लिए झगड़ा करते हैं कि हमको पैसा नहीं मिला, हमको पैसा दे दो, ये कर दो। ये वो पैसा कैसे समस्या दूर हो, तो उसके लिए रुचि जी कर रही हैं। और रुचि जी को जो है ना, अब वाकई में एक कोई व्यक्ति और इंसान में फर्क जो है ना, शायद अब हमको लग रहा है रुचि जी को समझ आ रहा है, लेकिन बहुत जी जान से मेहनत कर रही है। और आप लोगों को बताते हैं मुझे बहुत गर्व का अनुभव हो रहा है कि आप देवलाल सर की धर्मपत्नी हैं, हाल ही में। अब मैं ज़्यादा समय नहीं लेता हूँ, 2-3 लोगों को और आप लोग को इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। एक हमारे क्लास में एज ए फैकल्टी के रूप में, एज ए काउंसलर के रूप में हमारे क्लास में आई है ना। उनको सैलरी का भी ये था कि सैलरी भी हमको मिल जाए, क्योंकि बाकी जगह से मिल रहा है। लेकिन आने के बाद 2-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 1 महीने के बाद जब मैं सैलरी देने गया, तब उन्होंने बोला कि नहीं, जब ये जो काम हो रहा है मैं यहाँ से सैलरी नहीं ले सकता, है ना। ऐसी हमारी प्रिया जायसवाल मैम जो है, मैं बहुत, आप आइए प्रिया जी, आप भी आइए। प्रिया जायसवाल मैम आप मुद्दा यहीं सरगुजा अंबिकापुर की हैं। रांची में आप लेक्चरर थी, गवर्नमेंट कॉलेज में लेक्चरर थी, शादी के बाद अभी आप जो है स्वरोजगार जो मिलेट्स पर है ना, क्रेविंग ट्रस्ट नाम का एक स्वरोजगार कर रही हैं। अभी 25 से 29 जुलाई में इंदौर में नेत्रहीन बच्चियों का एक जमावड़ा हुआ था, वहाँ पर एक सम्मेलन हुआ था। वहाँ पर इन्होंने सब बच्चियों को, ताकि उन लोगों को जो है एक मौका मिले, उन लोगों को भी रोजगार का अवसर मिले, ये प्रिया मैम ने किया। और सबसे बड़ी बात, जैसे मैं बता रहा था, लोग देखिए पैसे के लिए काम करते हैं, इन्होंने पैसे छोड़ के काम, पैसे को छोड़ने का काम। अब मैं जल्दी से 2-3 और लोगों का नाम लेना चाहता हूँ कि पुष्पेंद्र कश्यप हैं आज हमारे क्लास में। पुष्पेंद्र जी आ जाइए जल्दी से, है ना। पुष्पेंद्र जी हमारे क्लास में हैं, जो कि अभी युवा का पूरा संचालन कर रहे हैं गिरीश सर के मार्गदर्शन में, और इनका भी नवोदय विद्यालय से पढ़े हुए और इनको अच्छे से नए स्तर से युवा को चलाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। इसके साथ ही मैं जो है हमारे क्लास में ही जो है खिलेन बन गोस्वामी जी हैं, जो अभी वर्तमान में शिक्षक हैं। आप जो है उसके बाद भी आप, मैं देखा हूँ कि उस बहुत छोटे पोस्ट में रहने के बाद भी युवा को सहयोग करना हो, युवा के कार्यक्रम में उपस्थिति हो। खिलेन जी आपका जो है ना, आपको मैं बता रहा हूँ, आपके पीठ पीछे भी आपकी तारीफ होती है सब जगह से, इसी आपकी बहुत बहुत आपका धन्यवाद है। उसके बाद हमारे राहुल चंद्रवंशी सर हैं, जो मैथ्स और रीजनिंग के विद्वान हैं, उसके अलावा फैकल्टियाँ पढ़ाते हैं। उसके साथ ही आप कंप्यूटर में, सॉफ्ट इसमें बहुत अच्छा ही करते हैं। बीच में मैं कुलदीप सर का भी एक बार चाहूँगा कि कुलदीप सर आपका भी आपकी मैथ्स और रीजनिंग का क्लास लेते हैं सर। उसके अलावा जो है और तो कोई मेरे ख्याल से अभी छूटने की, हाँ दीपाली मैम, आरती मैम का मेरे से मुलाकात नहीं हुई, लेकिन आप लोग भी आके क्लास में पढ़ाते हैं। इस टीचर्स डे में मैं इसीलिए आप लोगों का भी विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि भले ही हम लोग बहुत ज़्यादा हम लोग आपको मान दे, हम तो सैलरी कभी वेतन बोल नहीं पाते हैं,
मानदेय ही देते हैं, हो सकता है हमारा बहुत कम हो, लेकिन एक चीज आप लोग दोनों से मैं निवेदन करूंगा या और भी फैकल्टीज से कि हम लोगों का उद्देश्य रहता है यहाँ पर सेवा भाव से ऐसे बच्चों को, जो कई बच्चे हमारे यहाँ पर पूरे पूरे निःशुल्क पढ़ते हैं, कई बच्चे को बहुत, हम कोई यहाँ कमर्शियल ये नहीं है कि इसमें मैं कुछ कमा लूँ या गिरी से कुछ दे दूँ या देवलाल से कुछ ले ले या विकास से कुछ ले ले या रुचि न करे तो रुचि कुछ ले ले, किसी को ऐसा ये नहीं है। सभी लोग हम लोग कोशिश करते हैं कि सेवा भाव से अपना जो जीवन को सर्वस्व सौंप के आप लोगों को क्लास में जो है बेहतर से बेहतर आप लोगों को, जो बच्चे यहाँ पर हैं उनको अच्छी नौकरी मिले, अच्छे अपने जीवन में लक्ष्य हासिल करें। उसके बाद ये बच्चों पर है कि अगर उनको लगता है कि नहीं युवा से जो आपने लिया है उसको लौटाना है या नहीं लौटाना, उनके ऊपर है। लेकिन हम कभी ये बंदिश नहीं करते हैं कि नहीं आप युवा में ये है तो आपको ऐसा करना पड़ेगा या सैलरी 50% करना, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। मैं बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे हालांकि तृप्ति जी ने सोचा होगा 5 मिनट 2 मिनट, लेकिन मैं चाह रहा था शिक्षक दिवस में सभी लोगों का जो आप सभी लोग जो कर रहे हैं उनका धन्यवाद यहाँ पर दे दूँ। बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। मेरे सारे टीचर्स से एक क्वेश्चन है। हम स्टूडेंट्स क्या होते हैं, अपने लाइफ में हम टीचर्स को याद रखते हैं, लेकिन टीचर्स कभी कभी ज़्यादातर उन बच्चों को याद रखते हैं जो समर्पित हमारे जो भी काम करते हैं या फिर जो भी हो एक ऊंचे लेवल पे आते हैं, जिनका नाम ज़्यादा फैलता है। नहीं, जो बदमाश होते हैं उनको भी तो मानो जो सिंसियर हो, क्या उन्हें याद रखोगे? हाँ, सभी टीचर्स से सिंसियर हो या फिर बदमाश हो या फिर टॉपर हो, एक एक का नाम याद रख पाओगे आप सर? हाँ या ना सर? सर रख पाओगे? के लिए एक लाइन है वो मैं बोलूंगी, ठीक है? तो मैं एक लाइन है सर आपके लिए बोलूंगी जरूर। हाँ, टीचर की डांट में है छुपा प्यार, टीचर की डांट में है छुपा प्यार, वरना कौन याद रखेगा हमें सालों साल। सर आपके लिए एक लाइन। ए लड़की कहते हैं, ए लड़की हमेशा कहते हैं, कभी ना नाम लेकर पुकारते हैं। ए लड़की हमेशा कहते हैं, कभी ना नाम लेकर पुकारते हैं। कहते हैं 500 लोगों का नाम याद रखते, फिर भी ना जाने क्यों ए लड़की कहते हैं। Dance enables you to find yourself and lose yourself at the same time. Now I'm calling our friends to dance.
वाओ, क्या परफॉर्मेंस था, क्या डांस था, क्या तालमेल था, अद्भुत, क्या शानदार तालमेल और ऊर्जा थी। इस प्रस्तुति ने तो पूरे माहौल में जोश भर दिया। इसके बाद आगे हमारे संगीतकार, हमारी युवा पूरे कलाकारों से भरी है। इसके लिए हमारे आ रहे नंदिनी दीदी व लक्ष्मी दीदी, प्लीज स्टेज में आइए। आप सभी को टीचर्स डे की बहुत शुभकामनाएं। थोड़ा माइक एकदम पास में तो आती है बात। चिराग भैया, जिनकी आवाज तो आपने सुनी ही होगी, ऑर्केस्ट्रा वाली फीलिंग तो देती ही है। आइए।
थैंक यू। अब वह घड़ी आ गई है जिसमें हम सभी बच्चे अपने स्टूडेंट का सम्मान करना चाहते हैं। सॉरी टीचर्स का, सॉरी टीचर्स का। जमुना दीदी, रवि भैया प्लीज स्टेज में आइए। मैं उनसे अनुरोध करूंगी कि वे दीपाली मैम को श्रीफल व बुके से सम्मानित करें। लक्ष्मी, मैं उनसे अनुरोध करूंगी कि वे पुष्पेन सर को श्रीफल से सम्मानित करें। दीपाक्षी, वे कुलदीप सर को श्रीफल से सम्मानित करें। थोड़ा सा कर सकते हैं। देखो क्या होता है कि टीचर्स हमें कोई टीचर्स हमें याद रह जाता है, तो बच्चे भी याद रह जाते हैं। तो आ जाओ देख के सुन भी आ जाओ। ये मेरे सबसे ज्यादा लाडली है। ये मैंने क्वेश्चन किया था शायद। बच्चे सारे समान हो गए, बट इसका जो देसी टोन था ना, इससे थोड़ा सा मैं छत्तीसगढ़ से भी कनेक्ट हुआ। इसको देख के ऐसा लगता है कि हाँ भाई। अरे नहीं ना शिवम भैया, मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि वे राहुल सर को श्रीफल से सम्मानित करें। वैदेही दीदी, मैं वैदेही दीदी से अनुरोध करूंगी कि वे विकास सर को श्रीफल से सम्मानित करें। Thank you so much, sir. Attention please. अब वह इंतजार की घड़ी अब समाप्त होने आ रही है। अब आई ना, आप लोग सोच रहे होंगे कि जाने के बारे में बात कर रही हूँ, है ना? है ना? लेकिन ऐसा नहीं है। एक क्लास है, एक गेम है जो स्टूडेंट और टीचर्स के साथ होगा। जरा ऐसा सोच रहे हो कि स्टूडेंट के साथ नहीं कर सकते? ऐसा नहीं।